लियो एक होटल में गया और उसने अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और आदमी के साथ चेक इन करते हुए पकड़ लिया। लेकिन गुस्सा होने के बजाय उसने उल्टा उन्हें प्रोटेक्शन देने की पहल की। उसने उन्हें ध्यान से सेफ रहने की याद भी दिलाई। लेकिन उस आदमी ने इसकी कदर नहीं की। उल्टा उसने लियो को मजाक उड़ाते हुए देखा और उसे कमरे में देखने के लिए बुलाया। तो एक गुस्से वाले चेहरे के साथ लियो सीधा कमरे में चला गया। कमरे में लेकिन जैसे ही वह अंदर गया उसने देखा कि अंदर दो और आदमी थे, क्रिस और रायन। तुम लोग भी यहाँ हो? लियो, हमने भी नहीं सोचा था कि क्लोई ऐसी औरत होगी। तो हमारे साथ आना चाहते हो? यह सुनकर लियो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुआ। उल्टा वह मुस्कुराया। नहीं शुक्रिया, मैं नहीं करूंगा। मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है। असल में वह तो चाहता था कि क्लोई जल्दी से उन लड़कों के साथ हमेशा के लिए बंध जाए। और उसके ऐसे रिएक्ट करने की वजह यह थी कि जैसे ही वह होटल में घुसा था उसे अचानक एक खास ताकत मिल गई थी जिससे वह लोगों से चिपके बीमारी वाले मॉन्स्टर्स को देख सकता था। और क्रिस पर एक बहुत बड़ा साइफिलिस मॉन्स्टर चिपका हुआ था जिसका लेवल 20 तक पहुंच गया था। उसी पल क्लोई ने दिखावा करना छोड़ दिया और तुरंत लियो को गालियां देने लगी। लियो, जो कुछ $1000 तुम हर महीने खाना डिलीवर करके कमाते हो वह तो मेरे एक सेट मेकअप के लिए भी काफी नहीं है। सच कहूं तो मैं इस कमरे में पहले ही कम से कम 10 बार आ चुकी हूं। यह कहने के बाद क्लोई ने सोचा कि लियो वहीं पर अपना आपा खो देगा। लेकिन लियो न सिर्फ शांत रहा, उसने अंदर ही अंदर सोचा, तू गंदी औरत, तुझे पता भी नहीं कि तेरे साथ क्या होने वाला है। क्लोई, मजे करो। समिट होटल से निकलने के बाद लियो ने सड़क किनारे एक राहगीर को देखा जो लगातार खांस रहा था। उस आदमी के सर के ऊपर साफ तौर पर एक लेवल 1 का सर्दी का मॉन्स्टर था। तभी अचानक एक सिस्टम स्क्रीन सामने आई और उसने लियो से पूछा कि क्या वह लड़ाई में शामिल होना चाहता है। जानने की इच्छा से उसने बिना सोचे हाँ चुन लिया। अगली ही सेकंड में लियो तुरंत एक दूसरी दुनिया में खिंच गया जहां उसके सामने एक सफेद पोलर बेयर खड़ा था जिसके सर के ऊपर एक हेल्थ बार चमक रहा था। उसके तुरंत बाद लियो को पता चला कि उसके अपने सर के ऊपर भी एक हेल्थ बार तैर रहा था। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, बेयर उस पर सीधा झपटा था। लियो ने खुद ब खुद बचने की कोशिश की, लेकिन उसने जल्दी ही महसूस किया कि वह बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था और उसके सर के ऊपर तुरंत एक चमकता हुआ लाल दस दिखा। उसके तुरंत बाद दूसरी तरफ का सर्दी का मॉन्स्टर भी अचानक अपनी जगह पर रुक गया। तभी लियो को एहसास हुआ कि वह अब फिर से हिल सकता था। तो उसने खुद ब खुद उसके सर पर एक घुस्सा मारा जिससे उसके हेल्थ बार से तुरंत 12 पॉइंट्स कम हो गए। उसी पल लियो को आखिरकार समझ आ गया कि क्या हो रहा था। यह एक क्लासिक टर्न बेस्ड लड़ाई थी। वहां से लियो और सर्दी का मॉन्स्टर एक दूसरे पर बार बार हमला करते रहे। जब तक लियो की हेल्थ सिर्फ 10 पॉइंट्स कम हुई थी तब तक सर्दी के मॉन्स्टर का हेल्थ बार पूरा खाली हो गया था और वह धड़ाम से जमीन पर गिर गया। लड़ाई खत्म होने के बाद लियो को 10 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले और उसका लेवल बढ़कर लेवल 2 हो गया। उसके तुरंत बाद सिस्टम ने लियो को आइटम स्टोरेज और इक्विपमेंट स्टोरेज अनलॉक करने पर बधाई दी। उसी समय उसने उसे यह भी बताया कि उसने एक लेवल 1 के वायरल सर्दी के मॉन्स्टर को हरा दिया था और उसने सफलतापूर्वक स्ट्रॉन्ग स्किल हासिल कर ली थी। जैसे ही सीन बदला, लियो वापस उसी सड़क किनारे पर पहुंच गया और वह राहगीर जो इतना खांस रहा था जैसे उसके फेफड़े बाहर आ जाएंगे, अचानक ठीक हो गया। यह देखकर लियो तुरंत समझ गया कि जब तक वह उस बीमारी वाले मॉन्स्टर को हराता है तो वह न सिर्फ उस आदमी की बीमारी ठीक कर सकता है बल्कि अपने लिए इनाम भी कमा सकता है। अगर वह बस एक प्राइवेट क्लिनिक खोल ले और लोगों का ऐसे इलाज करना शुरू कर दे तो क्या वह रातों रात अमीर नहीं बन जाएगा? यह सोचकर लियो ने तुरंत अपनी नजर आसपास के दूसरे पैदल चलने वालों की तरफ घुमाई। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उन लोगों पर बीमारी का लेवल 50 से भी ज्यादा था जहां कॉरोनरी डिजीज मॉन्स्टर्स और हार्ट डिजीज मॉन्स्टर्स हर जगह थे। वहां तक के यूरेमिया मॉन्स्टर का लेफ्ट जनरल भी था। वह चीजें साफ तौर पर लियो की अभी की ताकत से बहुत ज्यादा थीं। ऐसा लगता था कि वह गंभीर बीमारियां जिन्हें मॉडर्न मेडिसिन अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं कर पाई थी, लियो के लिए अपनी अभी की ताकत से हराना नामुमकिन था। तो उसके लिए अब सबसे जरूरी काम था जल्दी से जल्दी लेवल अप करने का तरीका ढूंढना। उसके तुरंत बाद लियो ने मॉन्स्टर्स को हराने और लेवल अप करने के लिए सबसे अच्छी जगह सोची, मर्सी हॉस्पिटल। तो उसने पहले पिनेकल रेजिडेंसेस वापस जाने और थोड़ा आराम करने का फैसला किया। लेकिन उसे हैरानी हुई, जैसे ही वह हॉलवे में घुसा वह सीधा अपनी खूबसूरत लैंडलेडी विक्टोरिया से टकरा गया। लियो को और भी हैरानी इस बात से हुई कि वह असल में ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित थी। इतनी कम उम्र में ऐसी बीमारी होना सच में शर्म की बात थी। फिर भी उसके सर के ऊपर वैनगार्ड स्काउट ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर आर्मी का टाइटल असल में क्या मतलब रखता था? लियो ने जल्दी से उस सोच को अलग कर दिया क्योंकि एक लेवल 10 का वायरस मॉन्स्टर अभी भी उसकी ताकत से बहुत ज्यादा था। तो उसने बस उसे आम तौर पर याद दिलाया, तुम्हें हॉस्पिटल में जाकर चेकअप करवाना चाहिए। जैसे ही उसने यह कहा, लियो जल्दी से अपने कमरे में चला गया। विक्टोरिया उसकी बात सुनकर वहीं पर रुक गई क्योंकि उसे सच में पहले ही लो ब्लड प्रेशर की बीमारी हो चुकी थी और लेट स्टेज ब्रेस्ट कैंसर भी। लेकिन सवाल यह था कि लियो कार्टर को यह सब कैसे पता चला। जैसे ही वह अंदर गया, लियो ने अपने सबसे अच्छे दोस्त टॉमी को देखा।
और टॉमी पर कई बीमारी वाले मॉन्स्टर्स थे, जिसमें सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला सॉफ्टी मॉन्स्टर था। लियो तुरंत चुप हो गया। यह लड़का हर दिन लगातार शेखी बघाड़ता था, लेकिन पता चला कि वह सिर्फ बातें करता था और कुछ नहीं। अपने भाई की आगे की खुशी के लिए लियो ने फैसला किया, अब सॉफ्टी मॉन्स्टर के खिलाफ लड़ाई शुरू करने का समय है। और उसका दुश्मन एक ढीला लचीला कछुआ निकला। पहले की तरह लड़ाई अब भी एक स्टैंडर्ड टर्न बेस्ड लड़ाई थी। बिल्कुल भी कोई सस्पेंस नहीं था। लियो आसानी से जीत गया। और इस बार मॉन्स्टर ने असल में एक टेढ़ी तलवार गिराई। सिस्टम ने घोषणा की, बधाई हो होस्ट, आपने कर्व्ड ब्लेड इक्विपमेंट हासिल कर लिया है। इसको पहनने के बाद आपकी अटैक पावर 15 पॉइंट्स बढ़ जाएगी। जब लड़ाई खत्म हुई, लियो एक बार फिर असली दुनिया में वापस आ गया। और टॉमी, जिसे कुछ भी पता नहीं था कि क्या हुआ था, अचानक महसूस हुआ कि उसका निचला शरीर हल्का हो गया है, जैसे उसमें फिर से ताकत भर गई हो। लियो, बाद में पैराडाइज स्पा चलोगे? मेरा ट्रीट। हाँ हाँ हाँ, तुम अकेले जाओ, मुझे दिलचस्पी नहीं है। अगली सुबह लियो अपने प्लान के मुताबिक मर्सी हॉस्पिटल पहुंच गया। लेकिन वहां पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही उसके पीछे से अचानक एक जानी पहचानी आवाज आई। हम पहले ही अलग हो चुके हैं, तो तुम अब भी मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? जो शख्स सामने आया वह क्लोई थी। लगता है जब वह उस सुबह उठी तो उसने अपने निचले हिस्से में दर्दनाक खुजली वाले दाने पाए, तो वह चेकअप के लिए हॉस्पिटल भागी। लियो तुरंत अंदर ही अंदर हंसा। पक्का, साइफिलिस मॉन्स्टर आखिरकार अपना असर दिखा रहा था। उसे बस ये नहीं पता था कि बाकी 3 बेवकूफों को भी लगा था या नहीं। तभी थोड़ी दूर से अचानक एक गुस्से वाली दहाड़ सुनाई दी। कसम से रायन, ये तुम ही होगे। सब जानते हैं कि तुम हमेशा इधर उधर मुंह मारते रहते हो। रायन ने तुरंत जवाब दिया। थोड़ी सी भी अकल होती तो पता होता कि यह क्लोई ही होगी। वह तो अब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जैसी हो गई है। पूरा नज़ारा देखते हुए लियो बस हल्की मुस्कुराहट के साथ वहां खड़ा रहा और कुछ नहीं बोला, क्योंकि वह अकेला था जिसे पता था कि सबकी असल वजह क्रिस था। आखिर क्रिस पर साइफिलिस मॉन्स्टर का लेवल 20 तक था। तो लियो धीरे से उनके पास गया, पूरी तरह से उन्हें थोड़ा तसल्ली देने के लिए तैयार था। सच कहूं तो ये बीमारी इतनी डरावनी नहीं है। जब तक तुम अपनी दवाई समय पर लेते हो, एक्सरसाइज करते हो, एक अनुशासित जीवन जीते हो और अपना पोषण सुधारते हो, तो देर सवेर तुम मर जाओगे। यह कहने के बाद लियो पलटा और शान से चलता हुआ चला गया, उन तीनों को वहीं पर डर से कांपते हुए छोड़कर। उसके बाद लियो पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट के एंट्रेंस पर गया और ऑफिशियली अपनी लेवलिंग की यात्रा शुरू की। लेवल 1 का ग्लटन मॉन्स्टर मिला। होस्ट, क्या आप लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं? और ऐसे ही लियो ने पूरा दिन हॉस्पिटल में मॉन्स्टर्स को हराने में बिता दिया। दिन के अंत तक उसका लेवल पहले ही 7 तक पहुंच गया था। उसके इक्विपमेंट स्लॉट्स कई नए गियर से भर गए थे और उसका बैकपैक मॉन्स्टर्स को मारने से गिरे हर तरह के मांस से भरा हुआ था। और आइटम स्टोरेज का सबसे बड़ा फायदा यह था कि उसके अंदर समय पूरी तरह से रुका हुआ था, तो खाना खराब होने की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान भी था, यह किसी भी जिंदा चीज को बिल्कुल भी स्टोर नहीं कर सकता था। इसके अलावा लियो को एक सुनहरी स्किल बुक भी मिली जिसका नाम गोल्डन नीडल एक्यूपॉइंट स्ट्राइक था। इस स्किल का असर दर्द कम करना और जीवन शक्ति को बढ़ाना था। इसको सीखने के बाद लियो ने अपार्टमेंट वापस जाने और थोड़ा आराम करने का प्लान बनाया। लेकिन जैसे ही वह हॉलवे में गया, उसकी विक्टोरिया से फिर मुलाकात हुई और उसने सबसे पहले उसे डिनर पर बुलाया। तो लियो टॉमी को अपने साथ ले गया और विक्टोरिया के साथ एक बड़े बारबेक्यू रेस्टोरेंट में गया जो शहर के बीच में था। लेकिन जैसे ही वे लोग वहां पहुंचे, विक्टोरिया की बीमारी अचानक बढ़ गई। वह दर्द से जमीन पर गिर गई और धीरे से कराहने लगी। बहुत दर्द हो रहा है। उसे लगा कि शायद उसकी जिंदगी का अंत अब यहीं है। ये देखकर लियो को तुरंत गोल्डन नीडल एक्यूपॉइंट स्ट्राइक याद आया जो उसने उसी दिन पहले सीखा था। उसने तुरंत अपनी चांदी की सुई निकाली और विक्टोरिया के 3 एक्यूपॉइंट्स में लगा दी। अगले ही पल विक्टोरिया का पीला चेहरा ठीक होने लगा। लियो ने उससे कहा, मैंने अभी सिर्फ दर्द कम किया है। जब तुम्हें टाइम मिले तो हॉस्पिटल जाकर ठीक से चेकअप करवा लेना। ठीक है, शुक्रिया। डिनर के बाद विक्टोरिया ने लियो को अकेले अपने पेंट हाउस में बुलाया। अगर तुम मेरे साथ इन आखिरी कुछ महीनों तक रहोगे तो मैं यह पूरा अपार्टमेंट बिल्डिंग तुम्हें दे सकती हूँ। लियो एक पल के लिए रुक गया। तो तुम्हें अपनी हालत के बारे में पहले से पता था? विक्टोरिया ने धीरे से जवाब दिया, हाँ, मैं कभी किसी से सच में प्यार नहीं कर पाई। तो अपनी जिंदगी खत्म होने से पहले मैं एक ऐसा रिश्ता चाहती हूँ जो सिंपल और सच्चा हो। लियो ने पूछा, तो तुमने मुझे क्यों चुना? उसकी तरफ देखते हुए विक्टोरिया ने कहा, क्योंकि तुम शांत हो, भरोसेमंद हो और हैंडसम भी हो, और तुम्हारा एक्यूपंक्चर मेरा दर्द कम कर सकता है। इसका मतलब है कि मुझे तुम्हारे साथ रहने के लिए थोड़ा और टाइम मिलेगा। लियो का दिमाग वहीं पर घूम गया। कसम से, एक फ्री अपार्टमेंट और ऊपर से एक गर्लफ्रेंड भी, ये तो सोचने वाली बात भी नहीं है। तो बिना किसी झिझक के उसने तुरंत हाँ कर दी। उसी टाइम लियो ने चुपके से सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह विक्टोरिया की बीमारी ठीक करेगा। अगली सुबह जल्दी लियो मर्सी हॉस्पिटल वापस गया अपना लेवल बढ़ाने के लिए, और वहां पूरा एक दिन और मॉन्स्टर्स को हराकर उसका लेवल आखिरकार 10 हो गया। उसी टाइम उसे अचानक एक हिडन ग्रेड टैलेंट मिला, एडमेंट बॉडी।
इस टैलेंट से उसको मिलने वाला हर डैमेज हमेशा के लिए कम हो गया, उसकी अटैक और डिफेंस बढ़ गई, वो सभी एबनॉर्मल स्टेटसेस से बच गया और हर सेकंड उसकी पूरी हेल्थ का 2% वापस आ जाता था। लियो पूरी तरह हैरान रह गया। कसम से ये टैलेंट तो कमाल का है। इसके साथ उसके पास अपने लेवल से ऊपर के दुश्मनों को चैलेंज करने की ताकत आ गई थी। जैसे ही यह ख्याल उसके दिमाग में आया, लियो खुद को रोक नहीं पाया और सीधा अपार्टमेंट बिल्डिंग की तरफ भागा, क्योंकि इस बार वह विक्टोरिया पर मौजूद वायरस मॉन्स्टर को चैलेंज करने जा रहा था। विक्टोरिया लियो को देखकर बहुत खुश हुई। उसकी तरफ धीमी मुस्कान के साथ देखते हुए उसने कहा, बेबी, कल जो तुमने 2 सुई लगाई थी उससे मैं आज पूरा दिन ठीक महसूस कर रही हूँ। लियो मुस्कुराया और जवाब दिया, फिक्र मत करो, अब जो होगा वह और भी अच्छा लगेगा। जैसे ही उसने यह कहा, वह तुरंत लड़ाई में उतर गया। ब्रेस्ट कैंसर आर्मी। पहला वैनगार्ड सोल्जर जो दिखा वह एक भयानक धारी वाला टाइगर था जिसकी पूरी 2000 एचपी थी। लियो ने अपनी तलवार पकड़ी और सीधा टाइगर पर वार किया। तुरंत 250 हेल्थ कम हो गई। यह टैलेंट सच में बहुत ताकतवर था। उसके तुरंत बाद टाइगर ने लियो पर एक भयंकर पलटवार किया, लेकिन उसके टैलेंट की वजह से लियो की सिर्फ 20 हेल्थ कम हुई और इस तरह दोनों तरफ से हजारों बार लड़ाई हुई। तब जाकर लियो ने आखिरकार वैनगार्ड सोल्जर को मार दिया। उसी टाइम उसे एक इक्विपमेंट भी मिला, व्हाइट टाइगर आर्मर। व्हाइट टाइगर आर्मर में एक पैसिव स्किल थी। हर बार जब लियो का लेवल बढ़ता तो उसके सभी एट्रीब्यूट्स 10 पॉइंट से हमेशा के लिए बढ़ जाते। अभी का लेवल 1। लेकिन लियो ज्यादा देर खुश नहीं हो पाया। तभी विक्टोरिया के पास अचानक एक लेवल 20 का बीमारी मॉन्स्टर आ गया। सिस्टम का मैसेज, लेवल 20 ब्रेस्ट कैंसर आर्मी सेंचुरियन। होस्ट के इसको मारने के बाद विक्टोरिया की जिंदगी 2 साल बढ़ सकती है। तब जाकर लियो को पूरी तरह समझ आया कि कैंसर को ठीक करना इतना आसान नहीं होगा। शायद बाद में उसके लिए और भी ताकतवर मॉन्स्टर्स की लंबी लाइन होगी, लेकिन कम से कम अब उसे सच्ची उम्मीद दिख गई थी। उस पल विक्टोरिया को खुद ही किसी वजह से बहुत हल्का महसूस हुआ, जबकि लियो चुपचाप सोच रहा था, यह क्या है? क्या यह सच में प्यार की ताकत है? उसके तुरंत बाद विक्टोरिया ने लियो का हाथ पकड़ा और धीरे से उसे बेडरूम की तरफ ले गई। लेकिन एक भयानक लड़ाई के बाद जब लियो ने विक्टोरिया को फिर से देखा, वह वहीं पर रुक गया, क्योंकि उसने उस पर एक और मॉन्स्टर देखा था, एक लेवल 100 का इनफर्टिलिटी मॉन्स्टर। लियो का दिल बैठ गया। विक्टोरिया ने अपनी पिछली जिंदगी में ऐसा क्या किया था कि उसे इस जिंदगी में इतना सब सहना पड़ रहा है? अगले दिन सुबह होने से पहले लियो मर्सी हॉस्पिटल वापस गया मॉन्स्टर्स को हराकर लेवल बढ़ाने के लिए, लेकिन उसने देखा कि वहां अचानक बहुत ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स थे। हॉस्पिटल की इनकम अचानक 5वां हिस्सा कम हो गई थी और बहुत से मरीज रजिस्टर करने के तुरंत बाद ही ठीक हो रहे थे। डीन को शक हुआ कि कोई हॉस्पिटल के अंदर गैर कानूनी तरीके से इलाज कर रहा है और उसने तुरंत ऑर्डर दिया, आज सब लोग ध्यान से देखो, मैं चाहता हूँ कि सब लोग करीब से नजर रखें। उसी टाइम एक मेडिकल कार्ट लियो के सामने तेजी से लाया गया। किसी ने घबराकर चिल्लाया, बहुत खून बह रहा है, अगर अभी नहीं रोका तो हम उसे खो देंगे, जल्दी से डॉक्टर स्मिथ को सर्जरी के लिए बुलाओ। जैसे ही लियो ने यह देखा, उसने एक सेकंड भी नहीं सोचा। वह तुरंत आगे बढ़ा और सबसे पहले खून रोकने के लिए गोल्डन नीडल एक्यूपॉइंट स्ट्राइक का यूज किया। जैसे ही चांदी की सुई अंदर गई, मरीज पर मौजूद ब्लीडिंग मॉन्स्टर का लेवल 20 से कम होकर 15 हो गया। उसके तुरंत बाद लियो ने तुरंत लड़ाई शुरू कर दी। अपने एडमेंट बॉडी टैलेंट की वजह से कोई शक नहीं था, लियो ने उसे आसानी से हरा दिया। बधाई हो होस्ट, लड़ाई जीत गए, इनाम मिला, सेंटेनियल मसाज। तब तक जो डॉक्टर्स दौड़कर आ रहे थे वे हैरान रह गए थे, क्योंकि मरीज का खून सच में पूरी तरह रुक गया था। लियो ने सर्जरी के दौरान उन्हें तुरंत चेताया, इस सुई को मत निकालना, इसमें खून रोकने और दर्द कम करने दोनों के असर हैं। डॉक्टर को यह सुनकर बहुत शक हुआ, लेकिन सर्जरी पहले थी, इसलिए उसने बहस करने में टाइम बर्बाद नहीं किया। तभी मरीज का परिवार जल्दी से आया और खुद लियो का शुक्रिया किया, क्योंकि उन सब ने अपनी आंखों से देखा था कि खून तभी रुका जब लियो ने वह सुई लगाई। जब लियो ने और करीब से देखा तो उसे पता चला कि वहां खड़ा आदमी उसका पुराना हाई स्कूल का क्लासमेट जेसन था, और जो मरीज था वह जेसन का पिता पुलिस चीफ था। पता चला कि एक क्रिमिनल को पकड़ने के ऑपरेशन के दौरान उस आदमी को कई बार चाकू मारा गया था, और शुक्र है कि लियो सही टाइम पर आ गया था। जेसन ने लियो से कहा कि सर्जरी खत्म होने के बाद उन दोनों को कभी ठीक से मिलना होगा। लियो ने हल्का सा सर हिलाया और बिना सोचे हाँ कर दी। उसके बाद वह आराम से हॉस्पिटल के आसपास मॉन्स्टर्स को हराकर लेवल बढ़ाने लगा। शाम हो चुकी थी और लियो घर जाने वाला था। तभी उसकी जेब में फोन बजा। फोन जेसन का था। जब जिंदगी दांव पर लगी थी, जेसन ने सबसे पहले लियो को याद किया। जैसे ही उसने यह सुना, लियो ने टाइम बर्बाद नहीं किया और सीधा हॉस्पिटल के रूम की तरफ भागा। एक नजर में ही उसे प्रॉब्लम समझ आ गई। लेवल 20 का एलीट मॉन्स्टर, ब्लड और की डिप्लीशन मॉन्स्टर। लियो तुरंत समझ गया कि आदमी के न जागने की असल वजह खून और की बहुत ज्यादा कमी थी। पहले तो लियो को लेवल 20 के एलीट मॉन्स्टर को हराने का ज्यादा भरोसा नहीं था, लेकिन उसी सुबह जो हुआ था उसके बाद लियो को बहुत कॉन्फिडेंस मिला था। उसे पहले से पता था कि वह गोल्डन नीडल एक्यूपॉइंट स्ट्राइक का यूज करके मॉन्स्टर का लेवल कम कर सकता है, इसलिए उसने वहीं पर कोशिश करने का फैसला किया। लेकिन एक डॉक्टर ने उसे तुरंत बीच में ही रोक दिया।
ये तो मजाक है। तुम एक ऐसे आदमी पर भरोसा करोगे जिसके पास कोई मेडिकल लाइसेंस नहीं है, बजाय एक असली हॉस्पिटल के। जेसन ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। अगर तुम्हारा हॉस्पिटल 50% सक्सेस रेट की गारंटी दे सकता है तो मैं उसे अभी तुम्हें दे दूंगा। यह सुनकर डॉक्टर का चेहरा तुरंत उतर गया, फिर भी वह जवाब में एक भी शब्द नहीं कह पाया। जब सब चुप हो गए, जेसन ने लियो की तरफ देखा और गंभीरता से कहा, अब से सब तुम्हारे ऊपर है लियो। लियो ने हल्का सा सर हिलाया और तुरंत काम पर लग गया। उसने सबसे पहले मरीज पर गोल्डन नीडल एक्यूपॉइंट स्ट्राइक का यूज किया। सुरक्षा के लिए लियो ने उसके बाद सेंटेनियल मसाज भी किया। और सच में मरीज पर मौजूद डिजीज मॉन्स्टर का लेवल तुरंत 20 से कम होकर 15 हो गया। सही टाइम देखकर लियो तुरंत लड़ाई में उतर गया। उसके इक्विपमेंट और टैलेंट्स दोनों उसे एक साथ ताकत दे रहे थे। वह बड़ा गोरिल्ला जिसकी पूरी 2500 HP थी, लियो ने उसे सिर्फ 9 वार में मार दिया। लड़ाई खत्म होने के बाद उसने 5-20 साल पुरानी हिशोवु रूट्स भी ड्रॉप की और एक पुराना ब्लड और काई सूप का फॉर्मूला। जैसे ही लड़ाई खत्म हुई, मरीज धीरे धीरे होश में आने लगा, हालांकि उसका शरीर अभी भी बहुत कमजोर था। यह देखकर लियो ने तुरंत फॉर्मूला निकाला और किसी को जल्दी से प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से दवा बनाने को कहा। मरीज के ब्लड और काई सूप पीने के बाद उसका चेहरा तुरंत गुलाबी हो गया। यह देखकर जेसन जल्दी से आगे बढ़ा और सच्चे दिल से लियो का फिर शुक्रिया किया। उसी टाइम जो डॉक्टर इलाज कर रहा था, उसने चुपके से लियो का प्रेस्क्रिप्शन एक तरफ कॉपी कर लिया। उसे पहले ही उसमें छिपी बहुत बड़ी इकोनॉमिक वैल्यू समझ आ गई थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि चाहे उसे फॉर्मूला मिल भी जाए, वह असली ब्लड और केई सूप कभी नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसके एक इंग्रेडिएंट को सिर्फ मॉन्स्टर ड्रॉप्स से ही पाया जा सकता था। इस तरफ सब कुछ ठीक करने के बाद लियो ने टाइम बर्बाद नहीं किया और फिर से लेवल बढ़ाने में लग गया, क्योंकि वह सबसे बेहतर जानता था कि विक्टोरिया के पास सच में ज्यादा टाइम नहीं बचा था। जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ता गया, लियो ने जल्दी ही पता लगा लिया कि हर नए लेवल के लिए जरूरी एक्सपीरियंस बहुत तेजी से बढ़ रहा था। इस वजह से उसकी लेवल बढ़ाने की स्पीड धीमी होती गई। कई दिन तक हॉस्पिटल में मॉन्स्टर्स को हराने के बाद भी वह मुश्किल से लेवल 15 तक ही पहुंच पाया था। फिर भी उन लगातार लड़ाई वाले दिनों में लियो को धीरे धीरे एक बात समझ आ गई। इलीट मॉन्स्टर्स के स्टैट्स आमतौर पर उसी लेवल के नॉर्मल मॉन्स्टर्स से 2 गुना ज्यादा होते थे, जबकि बॉस मॉन्स्टर्स की ताकत अभी भी उसके लिए पूरी तरह अनजान थी। इस दिन भी हमेशा की तरह लियो मर्सी हॉस्पिटल आया मॉन्स्टर्स को हराने और लेवल बढ़ाने के लिए। लेकिन इस बार एक खास बीमारी वाला मॉन्स्टर अचानक उसकी नजर में आया। माइग्रेन मॉन्स्टर, बॉस क्लास बीमारी वाला मॉन्स्टर। लड़ाई कर सकते हैं। लियो का दिल खुश हो गया। अरे वाह, अब मैं फाइनली एक बॉस मॉन्स्टर से लड़ सकता हूँ। तो बिना किसी देरी के उसने तुरंत लड़ाई शुरू कर दी। लेकिन उसी पल उसकी आंखों के सामने एक मैसेज आया। एक बॉस क्लास बीमारी वाले मॉन्स्टर से लड़ने के लिए पहले गोल्डन नीडल ब्लड पियर्सिंग का इस्तेमाल करना होगा। लियो एक पल के लिए रुक गया। यह क्या है? बॉस से लड़ने के लिए भी अब कोई शर्त होती है क्या? कोई और रास्ता न होने पर उसने उस आदमी को यह समझाने का नाटक किया कि वह एक पुराने चाइनीज मेडिसिन वाले परिवार से है और सुइयों से उसका सिर दर्द ठीक कर सकता है। उस आदमी की इजाजत मिलने के बाद लियो ने धीरे से 3 जगह पर चांदी की सुई लगाई। तभी वह लड़ाई में शामिल हो पाया। माइग्रेन मॉन्स्टर लेवल 10, बॉस क्लास, HP 5000। यह सच में बॉस क्लास मॉन्स्टर कहने के लायक था। एक ही लेवल के आम मॉन्स्टर की ज्यादा से ज्यादा 1000 HP होती है, लेकिन इसकी शुरुआत में ही 5 गुना ज्यादा थी। दुश्मन ने पहले हमला किया और एक जोर की आवाज के साथ एक चमकता लाल 50 तुरंत लियो के सिर के ऊपर दिखा। लियो का दिल बैठ गया। यह सच में बहुत खतरनाक था। एडमेंट बॉडी उसकी रक्षा कर रहा था, फिर भी उसकी पूरी 50 HP कम हो गई। अगर कोई आम मॉन्स्टर होता तो वह उसे ज्यादा से ज्यादा एक अंक का नुकसान पहुंचाता। फिर फाइनली लियो की बारी आई जवाब देने की। एक और जोर की आवाज आई और इस बार उसके हमले ने पूरा 200 डैमेज किया। लियो जल्दी ही समझ गया। यह मॉन्स्टर ताकतवर था, लेकिन यह ज्यादा मैजिक टाइप का दुश्मन था, न कि मजबूत लड़ने वाला। इसका मतलब था कि इसकी रक्षा बहुत कमजोर थी। और इस तरह 20 से ज्यादा बार आगे पीछे लड़ने के बाद लियो ने फाइनली लड़ाई जीत ली। इसके अलावा लड़ाई में एक बेस रिंग भी मिला, बेस रिंग। इसे पहनने के बाद आपकी स्किल्स को ठीक करने का असर मिलता है। हर सेकंड 10 ब्लड और शी वापस मिलते हैं। इसके अलावा इस लड़ाई के बाद लियो की गोल्डन नीडल एक्यूपॉइंट स्ट्राइक भी लेवल अप हो गई। अपग्रेड के बाद एक नया असर खुला, 1 दिन का लाइफ सपोर्ट। यह किसी मरीज की आखिरी सांस को जबरदस्ती बचा सकता था और उन्हें पूरे 1 दिन तक जिंदा रख सकता था, लेकिन एक ही आदमी पर इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार हो सकता था। अगली कुछ दिनों तक लियो बिना रुके मॉन्स्टर्स को हराता रहा, लेकिन फिर भी उसे लगा कि उसकी लेवल बढ़ाने की स्पीड बहुत धीमी थी। आधा महीना लगातार मेहनत करने के बाद वह मुश्किल से लेवल 18 तक ही पहुंच पाया था। और दिक्कत यह थी कि अगले उसका इंतजार करने वाला दुश्मन लेवल 20 का बॉस मॉन्स्टर था। उसे कम से कम लेवल 25 तक पहुंचना होगा, तभी वह उससे लड़ने की हिम्मत कर पाएगा। और इस स्पीड से कौन जानता था इसमें कितना टाइम लगेगा। जब लियो परेशान हो रहा था, तभी एक खास मॉन्स्टर उसकी नजर में आया। लकी मॉन्स्टर लेवल 50, स्पेशल मॉन्स्टर। लड़ाई शुरू करते ही इनाम मिलेंगे। जैसे ही उसने वह मैसेज देखा, लियो ने 1 सेकंड भी नहीं सोचा और सीधा लड़ाई में कूद गया।
दूसरी तरफ एक बहुत ही अजीब सा गुलाबी रंग का सुअर खड़ा था और उसके बगल में एक चमकता हुआ सोने का खजाना था। जैसे ही बारी शुरू हुई, लियो ने पहला हमला किया और एक ही वार में उसने सुअर को वहीं पर खत्म कर दिया। बधाई हो होस्ट, आपको गोल्ड ग्रेड इक्विपमेंट गोल्डन कॉइलिंग ड्रैगन आर्मर मिला है। बधाई हो होस्ट, आपको 50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं। लेवल 20 हो गया है। लियो वहीं पर हैरान रह गया। बाप रे, ये लकी मॉन्स्टर सच में अपने नाम के लायक है। लेकिन उसके तुरंत बाद उसने जल्दी से गोल्डन कॉइलिंग ड्रैगन आर्मर के स्टैट्स देखे। डिफेंस 1000, एचपी 2000, ब्लॉक 200। इसके साथ एडमेंट स्किल भी थी जो उसकी डिफेंस को 50% और बढ़ा देती थी। अपने सामने आर्मर को देखकर लियो का कॉन्फिडेंस तुरंत बढ़ गया। उसे लगा कि अब वह ब्रेस्ट कैंसर आर्मी सेंचुरियन से टक्कर ले सकता है। तो आधा सेकंड भी बर्बाद किए बिना वह सीधा पिनेकल रेजिडेंसेस वापस भागा। घर पहुंचने के बाद लियो ने पहले विक्टोरिया पर एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल किया ताकि मॉन्स्टर की लड़ने की ताकत कम हो जाए, फिर ऑफिशियली लड़ाई में शामिल हो गया। इस बार उसका दुश्मन एक और भी खतरनाक सफेद बाघ था, ब्रेस्ट कैंसर आर्मी सेंट्यूरियन, एक लेवल 20 का बॉस मॉन्स्टर, पूरे 20,000 एचपी के साथ। और जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, दुश्मन ने पहले हमला किया। उस बड़े पंजे ने लियो पर हमला किया और वहीं पर एक 110 डैमेज किया। लेकिन लियो के जबरदस्त ठीक होने वाले असर और उसके नए इक्विपमेंट की वजह से उसे असली में सिर्फ 45 डैमेज हुआ। जल्दी ही लियो की बारी आई जवाब देने की। एक जोर की आवाज के साथ उसके हमले ने बॉस की 2000 एचपी सीधे कम कर दी। 2 पूरे घंटे बाद लियो ने फाइनली जीत हासिल कर ली गोल्डन कॉइलिंग ड्रैगन आर्मर के हैवी ब्लॉक और रिकवरी इफेक्ट्स पर भरोसा करके। लेकिन वह ज्यादा देर खुश नहीं हो पाया। एक और बीमारी वाला मॉन्स्टर विक्टोरिया के बगल में दिखा, ब्रेस्ट कैंसर आर्मी 1000 मैन कमांडर, लेवल 30 का बॉस मॉन्स्टर। लड़ाई जीतने पर विक्टोरिया की जिंदगी 3 साल बढ़ जाएगी। लियो का मुंह थोड़ा टेढ़ा हो गया। जाहिर है यह इतना आसान नहीं होगा, लेकिन कम से कम अब मैं थोड़ी देर सांस ले सकता हूँ। उसके बाद ज्यादातर टाइम लियो विक्टोरिया के पास ही रहा और उसके साथ वक्त बिताया। सिर्फ कभी कभी वह मॉन्स्टर्स को हराने और लेवल बढ़ाने के लिए बाहर जाता था। इस खास दिन लियो हमेशा की तरह फिर से हॉस्पिटल आया और एक ही नज़र में उसने भीड़ में छुपा एक खास मॉन्स्टर देखा, एक फॉर्चून मॉन्स्टर, एक खास बीमारी वाला मॉन्स्टर जिसे चैलेंज किया जा सकता था। लियो ने जरा भी देरी नहीं की और तुरंत लड़ाई शुरू कर दी। उसके सामने जो फॉर्चून मॉन्स्टर दिखा वह एक सुनहरा देवता वाला ड्रैगन निकला, बिल्कुल उस लकी मॉन्स्टर जैसा जो उसे पहले मिला था। लेकिन एक ही वार में लियो ने उसे वहीं पर तोड़ दिया। बधाई हो होस्ट, आपको अनमोल ड्रैगन पर्ल मिला है। ड्रैगन पर्ल का असर सभी मौजूदा गुणों को हमेशा के लिए 2 गुना कर देता है। एक और स्किल बीस्ट टेमिंग, जिन्हें टेम किया जाता है उनकी वफादारी 100% हो जाती है और सभी पेट के गुण 3 गुना बढ़ जाते हैं। तभी लियो को याद आया कि जब वह पहले मॉन्स्टर्स को हरा रहा था तो उसने सच में कभी कभी कुछ पालतू जानवरों के बगल में टमेबल पैनल्स देखे थे। बस उस वक्त उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उनका क्या मतलब है। लेकिन अब यह साफ था कि उसे फाइनली पेट्स को टेम करने का मौका मिल गया था और उन्हें अपने साथ लड़ाने का। ज्यादा जरूरी बात यह थी कि बीस्ट टेमिंग के साथ हर पेट जिसे वह काबू करेगा उसकी वफादारी 100% होगी। लियो तुरंत हंस पड़ा। हा हा हा, इस बार तो मेरी किस्मत खुल गई। आज की लेवल बढ़ाने की मेहनत खत्म करने के बाद लियो घर जाने ही वाला था। लेकिन आधे रास्ते में ही लिली ने अचानक उसे फोन किया। लिली जेसन की छोटी बहन थी और हाई स्कूल में वह सभी की प्रॉम क्वीन मानी जाती थी। इसके अलावा लियो ने पहले उसके पिता को बचाया था, इसलिए अब भी लिली उसे अच्छे से याद करती थी। हेलो, क्या ये लियो है? हाँ, क्या हुआ लिली? लिली ने जल्दी से बात बताई। बात ये है, मैं यहाँ शहर में एक ब्यूटी सैलून चलाती हूँ और हाल ही में एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर जिसके 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं हमारे यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आई थी और उसके पूरे चेहरे पे दाने निकल आए। अब वह बहुत ज्यादा पैसे मांग रही है नुकसान के बदले में, और अगर हमने पैसे नहीं दिए तो वह कहती है कि वह हमें इंटरनेट पर बदनाम कर देगी। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेरे प्रोडक्ट्स में बिल्कुल भी कोई खराबी नहीं है। मेरे भाई ने बताया कि आपकी दवाई की स्किल्स कमाल की हैं, तो मैं पूछना चाहती थी क्या आप मेरी मदद करने आ सकते हैं? यह सुनने के बाद लियो ने बिल्कुल भी देरी नहीं की और तुरंत मान गया। जब वह वहां पहुंचा उसने एक अजीब सा नजर में आने वाला बीमारी वाला मॉन्स्टर देखा उस फीमेल इन्फ्लुएंसर पर, लगभग पहली नजर में ही। प्लास्टिक सर्जरी मॉन्स्टर, स्पेशल डिजीज मॉन्स्टर, लेवल 5। लड़ाई नहीं कर सकते। साफ था कि इस औरत ने सालों से अपने चेहरे और शरीर पर बहुत पैसे खर्च किए थे और फिर भी ऑनलाइन वह खुद को एक पूरी तरह से नेचुरल ब्यूटी बताती थी। कोई कॉस्मेटिक काम नहीं, 100% ऐसे ही पैदा हुई। उसके बाद लियो ने खुद लिली के ब्यूटी प्रोडक्ट का थोड़ा सा अपनी स्किन पर लगाया, क्योंकि अगर प्रोडक्ट सच में नुकसान पहुंचाने वाला होता तो सिस्टम तुरंत डैमेज का मैसेज दिखा देता। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी कोई मैसेज नहीं आया, जिसने साबित किया कि प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक था। अगर ऐसा था तो प्रॉब्लम सिर्फ इन्फ्लुएंसर कोको के साथ ही हो सकती थी। लियो ने और करीब से देखा और सच में उसने पाया कि उसके पास कई और बीमारी वाले मॉन्स्टर्स भी थे। कॉन्स्टिपेशन मॉन्स्टर लेवल 10, बॉस, लड़ाई कर सकते हैं। हेमोरॉइड मॉन्स्टर लेवल 10, बॉस, लड़ाई कर सकते हैं।
लियो तुरंत सच समझ गया। कोको के चेहरे पर इतने दाने निकलने की असली वजह यह थी कि वह दो बॉस लेवल बीमारी वाले मॉन्स्टर्स उसके शरीर में बहुत ज्यादा जहर जमा कर रहे थे। लेकिन फिर भी कोको अब भी सलोन को ऑनलाइन बदनाम करने की धमकी दे रही थी और बहुत ज्यादा पैसे मांग रही थी। लियो ने मन ही मन वहीं पर गाली दी। इस औरत में बिल्कुल भी शर्म नहीं थी। अगली ही सेकंड सबके सामने उसने सीधे सीधे बता दिया कि कोको की छाती में कुछ भरा हुआ था और उसकी नाक भी बनाई गई थी। जैसे ही कोको ने यह सुना वह वहीं पर जम गई। आखिर वह ज्यादा देर पहले नहीं बेवर्ली हिल्स गई थी इन सब काम के लिए, और उसके अपने मैनेजर को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। यह समझकर कि लियो के पास असली स्किल्स हैं, कोको को तुरंत पीछे हटना पड़ा। ठीक है, मैं इस बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगी, लेकिन आपको मेरे चेहरे के दाने ठीक करने होंगे। उसे देखकर लियो ने शांति से समझाया, तुम्हारे दानों की असली वजह तुम्हारी लंबे समय की कब्ज है, लेकिन वजह कुछ भी हो मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। यह सुनकर कोको और भी हैरान हो गई और उसने मन ही मन सोचा, बाप रे, मेरे पर्सनल असिस्टेंट को भी इन छुपी हुई प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं पता। इसे कैसे पता चला? फिर उसने दांत पीसकर कहा, ठीक है, अगर आप सच में इन प्रॉब्लम्स को पूरी तरह ठीक कर सकते हैं तो मैं इस बात को नहीं बढ़ाऊंगी, बल्कि लिली के सैलून का फ्री में प्रमोशन भी करूंगी। लिली की इस पूरी गड़बड़ को साफ करने में मदद करने के लिए लियो वहीं पर मान गया। उसके तुरंत बाद उसने एक चांदी की सुई निकाली और उसे सीधा कोको के चेहरे पर लगाया। उसी वक्त उसने चुपचाप उस मौके का फायदा उठाया और लड़ाई शुरू कर दी। अगली ही सेकंड में दिमागी दुनिया के अंदर शेर जैसा कब्ज वाला मॉन्स्टर गरजा और सीधा लियो पर झपट पड़ा। लेकिन उसके बाद सिर्फ एक जोर से थप्पड़ की आवाज आई और लियो जरा भी नहीं हिला। आखिर ड्रैगन पर्ल से उसकी ताकत बढ़ने की वजह से उसकी डिफेंस पहले ही हैरान करने वाले 7,000 तक पहुंच चुकी थी। इस तरह का कम लेवल का बॉस मॉन्स्टर मौजूदा लियो के लिए कोई असली खतरा पैदा नहीं कर सकता था। तो नतीजे में कोई सस्पेंस नहीं था। सिर्फ एक ही राउंड में लियो आसानी से जीत गया। उसी वक्त असली दुनिया में वापस कोको को अचानक बाथरूम जाने की बहुत तेज इच्छा हुई, जैसे कोई तेज लहर आ गई हो। उसका चेहरा तुरंत बदल गया और उसने अपने पिछवाड़े को पकड़कर तेजी से रेस्टरूम की तरफ भागी। 10 मिनट बाद कोको आखिरकार रेस्टरूम से बाहर आई, पूरी तरह से फ्रेश दिखते हुए। लियो को देखते हुए वह आह भरे बिना नहीं रह सकी। मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम्हारी उम्र का कोई इतना अच्छा हो सकता है। फिर उसने लिली की तरफ देखा और गंभीरता से कहा, फिक्र मत करो, मैं अपना वादा निभाऊंगी। पूरे मामले को अच्छे से सुलझाने के बाद लियो आखिरकार घर वापस चला गया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि तब तक लिली के दिल में उसके लिए कुछ अलग एहसास पैदा होने लगे थे। घर वापस आने के बाद लियो ने अपना खुद का हॉटपॉट रेस्टोरेंट खोलने का प्लान बनाना शुरू कर दिया, जैसे टॉमी ने किया था। वजह साफ थी, उसे इतने सारे मांस को इस्तेमाल करने का एक पक्का तरीका चाहिए था जो उसे मॉन्स्टर से मिल रहा था। उसके बाद लियो ने टॉमी के साथ मिलकर स्पाइसी हेवन नाम का हॉटपॉट रेस्टोरेंट खोला। टॉमी रोज के काम देखता था, जबकि लियो सारे इंग्रेडिएंट सप्लाई करने के लिए जिम्मेदार था। बाकी समय में लियो हॉस्पिटल में मॉन्स्टर्स को मारता था जब भी वह फ्री होता था। यह तब तक चलता रहा जब तक एक दिन जेसन ने लियो को क्लास रियूनियन में नहीं बुलाया। जैसे ही लियो वहां पहुंचा उसने देखा कि सब लोग जेसन के इर्द गिर्द जमा थे और उसकी खुशामद कर रहे थे, क्योंकि जेसन के पिता जो पुलिस चीफ थे अभी अभी म्यूनिसिपल पॉलिटिकल एंड लीगल अफेयर्स कमीशन के सेक्रेटरी पद के लिए एक बड़े उम्मीदवार बन गए थे। वहां मौजूद सब लोगों में से सिर्फ एना ही थी जो खुद लियो के पास आई और उसे ग्रीट किया, जो पहले क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की थी। वह उन बहुत कम लोगों में से भी थी जिन्होंने स्कूल में लियो को सच में एक दोस्त की तरह माना था। लेकिन अगली ही सेकंड में लियो अचानक से रुक गया, क्योंकि एना पर उसने एक ऐसी बीमारी देखी जो उसको अंदर से खा रही थी। ALS, सिस्टम प्रॉम्प्ट। ALS आर्मी का वैनगार्ड सोल्जर, लेवल 10 बॉस मॉन्स्टर, लड़ाई के लिए तैयार। लियो अच्छे से जानता था कि उन 3 अक्षरों का क्या मतलब था। एक बार जब किसी को वह बीमारी हो जाती थी तो यह जल्दी मौत का नोटिस मिलने जैसा ही था। इसलिए उसने जरा भी देर नहीं की और तुरंत लड़ाई शुरू कर दी। सिर्फ लेवल 10 का बॉस मॉन्स्टर मौजूदा लियो के लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं था। बधाई हो होस्ट, लड़ाई में जीत मिली, स्किल मिली, वीकनेस पंच, स्किल टाइप एक्टिव। लड़ाई के दौरान यह टारगेट के अटैक और डिफेंस को 10 राउंड्स के लिए 20% कम कर देता है। जब लियो ने अन्ना को दोबारा देखा, यकीनन उस पर एक और नया बीमारी वाला मॉन्स्टर दिखा। सिस्टम प्रॉम्प्ट, ALS आर्मी का सेंचुरियन, लेवल 20 बॉस मॉन्स्टर। लड़ाई एक्यूपंक्चर के बाद ही हो सकती है। लियो पहले चुपके से और एक्सपीरियंस जमा करना चाहता था, लेकिन अब जब लड़ाई के लिए एक शर्त थी तो उसे फिलहाल रुकना पड़ा। तो लियो ने अन्ना की तरफ देखा और नरम आवाज में उसे याद दिलाया, अगर तुम्हारे पास समय है तो हॉस्पिटल में पूरा चेकअप करवा लो। लेकिन अगले ही पल प्राइवेट रूम में मौजूद सब लोग पूरी तरह से घबरा गए, क्योंकि 3 नकाबपोश आदमी हाथ में चाकू लिए अचानक अंदर घुस आए और गरजते हुए बोले, कोई हिलेगा नहीं, जो हिला वह कटा। लड़की क्लासमेट्स ने तुरंत डर के मारे चीखना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसे वक्त में लियो का पुराना दुश्मन स्टीव असल में हीरो बनने और खूबसूरत लड़की को बचाने की कोशिश करने लगा। नतीजा वही हुआ जो कोई भी उम्मीद करता। एक नकाबपोश आदमी ने उसे एक ही बार में गिरा दिया।
वह फर्श पर गिर गया और खून लगातार बहता रहा। और उसी पल लियो ने देखा कि तीनों बदमाशों पर वही लाल छोटा सा निशान लटक रहा था। सिस्टम प्रॉम्प्ट, लेवल 2 किलिंग मॉन्स्टर, स्पेशल मॉन्स्टर, इससे लड़ाई नहीं हो सकती। लियो अंदर से हैरान था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ भी देख पाऊंगा। उसके तुरंत बाद वह तीन आदमी एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। उन्होंने जेएसए की एक तस्वीर निकाली और भीड़ में एक एक करके ढूंढना शुरू कर दिया। तभी लियो को एहसास हुआ कि ये 4/18 सीरियल मर्डर केस के भागे हुए मुजरिम थे। जब चीफ हैरिसन अभी भी पुलिस चीफ थे, तब उन्होंने एक ऑपरेशन के दौरान उनके एक साथी को गोली मारकर मार दिया था। इसलिए यह आदमी आज बदला लेने आए थे। जब एक बदमाश ने देखा कि अना में अभी भी बहुत खूबसूरती थी, उस पर तुरंत हवस हावी हो गई और वह गंदी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ चलने लगा। लीडर ने उसे रोकने की तकलीफ भी नहीं की। उसकी नजर में इसमें सिर्फ 1 मिनट लगेगा तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सबको हैरानी हुई कि अगली ही सेकंड में उस आदमी का पैर अचानक से कमजोर पड़ गया और वह सीधा फर्श पर गिर गया। बाकी दो लोगों को अभी तक समझ नहीं आया था कि क्या हो रहा है कि उनके अपने पैर भी कमजोर पड़ गए और वह एक के बाद एक गिर गए। ये सही था। लियो ने दूर से ही उन बदमाशों पर वीकनेस पंच का इस्तेमाल किया था, तुरंत उनकी हालत खराब कर दी थी और उन्हें वहीं गिरा दिया था। इतने कमजोर कि खा भी नहीं सकते और खड़े भी नहीं हो सकते। किसी भी क्लासमेट ने लियो को इतना काबिल होने की उम्मीद नहीं की थी। एक एक करके वह पूरी तरह से हैरान रह गए और उनका उसके प्रति रवैया वहीं बदल गया। सिर्फ स्टीव ही बचा था जो अभी भी वहीं अकेला पड़ा था, खून बह रहा था और बुरी तरह से रो रहा था। उस वक्त उन्हें सिर्फ पुलिस को फोन करना था और उनका आकर हालत को ठीक करने का इंतजार करना था। तभी भीड़ में से किसी ने अचानक सुझाव दिया कि जेसन को पहले अपने पिता को फोन करना चाहिए। जब तक चीफ हैरिसन खुद लोगों को लेकर आते और इन 3 वांटेड मुजरिमों को कामयाबी से पकड़ लेते, तो म्युनिसिपल पॉलिटिकल एंड लीगल अफेयर्स कमीशन के सेक्रेटरी पद के लिए उनकी जगह पक्की हो जाती और मौके पर मौजूद क्लासमेट्स होने के नाते उन्हें भी फायदा मिलता। इसलिए सबने जल्दी से एक ही कहानी बना ली। जब तक लियो आखिरकार स्पाइसी हेवन वापस पहुंचा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इस दौरान रेस्टोरेंट का बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके इंग्रेडिएंट्स का स्वाद ऐसा था जो बाहर का कोई और हॉटपॉट रेस्टोरेंट मैच नहीं कर सकता था। तभी एक अजनबी अचानक लियो के पास आया और अपना परिचय केविन के रूप में दिया, जो लिली का देवर था। लेकिन जैसे ही लियो ने करीब से देखा, उसने उस आदमी पर कई बीमारी वाले मॉन्स्टर्स लटकते हुए देखे। प्रीमैच्योर इजैक्यूलेशन मॉन्स्टर, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मॉन्स्टर, वीकनेस मॉन्स्टर, पूरा खराब सेट। एक नज़र में ही पता चल गया कि यह आदमी बहुत समय से शराब और औरतों की वजह से पूरी तरह से कमजोर हो चुका था। और केविन ने सबसे पहले यह कहा कि लियो उसकी भाभी से दूर रहे। जब से उसका भाई मरा था, केविन तब से ही लिली पर नजर रखे हुए था और उसने उसे पाने का पूरा प्लान भी बना लिया था। लेकिन हाल ही में लिली लियो के बहुत ज्यादा करीब आ रही थी, जिसकी वजह से केविन को कभी मौका नहीं मिला। लड़के, अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो उससे दूर रहो। यह सुनकर लियो अंदर ही अंदर मुस्कुराया। यकीनन एक विधवा के आसपास हमेशा मुश्किल होती है। अगली ही सेकंड में लियो ने अपना हाथ उठाया और केविन के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे बता सकते हो कि मुझे क्या करना है? उस थप्पड़ से केविन जमीन पर गिर गया और वहीं पूरी तरह से हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि आसपास के सबसे अमीर परिवार का एक यंग मास्टर एक हॉटपॉट रेस्टोरेंट के मालिक से सबके सामने थप्पड़ खाएगा। वह वापस उठकर लड़ना चाहता था, लेकिन उसका शरीर बहुत पहले ही ज्यादा ऐशो इशरत की वजह से खोखला हो चुका था। आखिर में वह सिर्फ पीछे हट पाया और एक धमकी दी, तुम बस इंतजार करो, मेरे पास तुम्हें बर्बाद करने के 100 तरीके हैं। अगली सुबह जल्दी लियो अभी बिस्तर से उठा ही था कि उसे टॉमी का एक जरूरी फोन आया। लियो, ये बुरा हुआ, कुछ लोगों ने हमारे रेस्टोरेंट से खाना खाया है और उन्हें फूड पॉइजनिंग के लक्षण दिख रहे हैं। जैसे ही उसे फोन आया, लियो बिना एक सेकंड गंवाए रेस्टोरेंट वापस भागा। जैसे ही वह अंदर गया, उसने कई लोगों को झुके हुए और लगातार उल्टी करते हुए देखा। उन पर लेवल 8 डायरिया मॉन्स्टर और लेवल 5 वॉमिटिंग मॉन्स्टर लटक रहे थे। लियो ने तुरंत मन ही मन में कोसा, तो वह असल में नाटक नहीं कर रहे थे। अगर उसे अपने मांस की क्वालिटी पर पूरा भरोसा नहीं होता, तो वह भी इस पर यकीन कर लेता। तब तक रेस्टोरेंट को देखने वालों ने घेर लिया था और रिपोर्टर्स भी आ चुके थे। लियो को तुरंत एहसास हुआ कि यह पब्लिक रिलेशंस डिजास्टर को कितनी अच्छी तरह से संभाल सकता है। यह दिखाने का सही समय था। तो उसने भीड़ की तरफ देखा और ऐलान किया, अभी यहाँ कोई भी मेरे स्टोरेज रूम में जा सकता है, जो मांस का टुकड़ा चाहे ले सकता है और उसे टेस्ट के लिए भेज सकता है। अगर कोई भी दिक्कत हुई तो मैं उस आदमी को वहीं $10,000 दूंगा। जहां तक इन उल्टी और डायरिया वाले लोगों की बात है, हम उन्हें अभी सीधा हॉस्पिटल ले जाएंगे। अगर यह फूड पॉइजनिंग निकला तो मेरा रेस्टोरेंट उनके मेडिकल खर्च का 10 गुना भुगतान करेगा और तुरंत बंद हो जाएगा। भीड़ में छुपा हुआ केविन अपनी मुस्कुराहट रोके नहीं रोक पाया, क्योंकि उसकी नजर में ये लोग पूरी तरह से फूड पॉइजनिंग से पीड़ित थे। आखिर उसने खुद ही उन्हें पहले घर पर खराब खाना खिलाया था, यह सब प्लान करने के लिए। इसलिए वह हॉस्पिटल चेकअप में खुशी खुशी साथ देने को तैयार था। लेकिन जब वह हॉस्पिटल पहुंचे तो कुछ अजीब हुआ। उनका पेट दर्द अचानक कम हो गया, जबकि उसकी जगह उनकी दोनों किडनियां बुरी तरह से दर्द करने लगीं। जब तक टेस्ट के नतीजे आए, केविन पूरी तरह से हैरान रह गया।
डॉक्टर ने साफ साफ कहा कि उनके पेट में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि असली मसला यह था कि उन्होंने बहुत समय तक ज्यादा सेक्स किया था, जिसकी वजह से उनके शरीर बहुत कमजोर हो गए थे और वह पोषण को ठीक से संभाल नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से उल्टी और डायरिया हो रहा था। लियो ने केविन की तरफ देखा, अपने होंठों को हल्की मुस्कुराहट में मोड़ते हुए और खुले तौर पर उकसाते हुए कहा, तो तुमने सच में सोचा था कि तुम मेरे साथ खेल सकते हो? यह सही था। लियो ही पर्दे के पीछे से काम कर रहा था। रास्ते में उसने पहले ही इस सिस्टम का इस्तेमाल करके उन लोगों पर से डायरिया मॉन्स्टर और वॉमिटिंग मॉन्स्टर को तुरंत मार दिया था। फिर बस और ज्यादा असर के लिए उसने उन्हें आम तौर पर वीकनेस पंचेस का पूरा सेट मारा था। उसके बाद ही लियो ने शांति से कहा, वह बस शारीरिक रूप से कमजोर है। अब तुम इसका इल्जाम मेरे हॉटपॉट पर तो नहीं लगा सकते, है ना? केविन का चेहरा तुरंत पतीले के तले जैसा काला पड़ गया, लेकिन वह सिर्फ अपना गुस्सा पी सकता था। और बस ऐसे ही जो साजिश उसने इतनी मेहनत से बनाई थी, वह पूरी तरह से शुरू होने से पहले ही लियो ने उसे कुचल दिया। लेकिन लियो के आराम करने से पहले ही अगली ही सेकंड में वह उस आदमी से टकराया जिसे वह सबसे कम देखना चाहता था। क्लोई, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड, असल में उसे ढूंढने के लिए यहाँ जानबूझकर आई थी। वह पहले ही जानती थी कि लियो ने हॉटपॉट रेस्टोरेंट खोला है और उसका बिजनेस पागलों की तरह चल रहा था, तो इस बार वह साफ तौर पर उसके साथ वापस आने आई थी। उसने तो बेशर्मी से यह भी कहा कि जिस दिन से उसने लियो से रिश्ता तोड़ा था, तब से वह पूरी तरह से बदल चुकी थी। फिर वह लियो के करीब झुकी और जानबूझकर नरम आवाज में कहा, लियो, क्या तुम पहले मुझे हमेशा छूना नहीं चाहते थे? आज रात मैं तुम्हें छूने दे सकती हूँ। यह सुनकर लियो को इतनी घिन आई कि वह वहीं उल्टी करने वाला था। जब उसने करीब से देखा, उसने देखा कि क्लोई का सिफिलिस मॉन्स्टर अभी भी वहां था और उसके ऊपर वह जेनिटल वॉर्ट्स मॉन्स्टर और कई और गंदी चीजें भी लिए हुए थी। और भी बुरा यह था कि अब उस पर एक हरा स्पेशल मॉन्स्टर भी था, एक किलिंग मॉन्स्टर, लेवल 3 स्पेशल मॉन्स्टर। इससे लड़ाई नहीं हो सकती। बस इस बार यह लाल नहीं था, यह हरा था। लियो को यकीन नहीं हुआ कि क्लोई ने सच में लोगों को मारा है। तो यह हरा मॉन्स्टर क्या था? लेकिन एक पल सोचने के बाद उसे तुरंत समझ आ गया, अबॉर्शंस। और एक बार से ज्यादा क्लोई से यही उम्मीद थी। सच में बहुत डरावनी। लियो उस पर और बात नहीं करना चाहता था, तो उसने वहीं सड़क पर जोर से कहा, सब पीछे हट जाओ, इस औरत को साइफिलिस है। जैसे ही आसपास के लोगों ने यह सुना, उनके चेहरे बदल गए और वह सब क्लोई से ऐसे दूर हट गए जैसे वह कोई बीमारी हो। क्लोई बहुत गुस्से में थी, उसका चेहरा बिगड़ गया, लेकिन आखिर में वह सिर्फ धीरे से गाली दे सकी और शर्मिंदा होकर चली गई। इसी बीच रिवर वैली जनरल हॉस्पिटल में सब स्पेशलिस्ट और हॉस्पिटल के डायरेक्टर परेशान दिख रहे थे। वजह साफ थी, वार्ड में जो मरीज था उसे खून की एक बहुत खतरनाक बीमारी थी जिसका नाम हीमोफेगोसाइटिक सिंड्रोम था। यह बीमारी इतनी बुरी थी कि कोई चमत्कारी डॉक्टर भी उसे बचाने में मुश्किल महसूस करता। और भी बुरा यह था कि हॉस्पिटल के बेड पर लेटा वह आदमी कोई आम मरीज नहीं था। वह क्रिस सिंक्लेयर था, जो सिंक्लेयर ग्रुप का मालिक था। उस वक्त क्रिस गहरी बेहोशी में था और उसका बुखार कम नहीं हो रहा था। मिस सिंक्लेयर, हमने सब कुछ कर लिया है जो हम कर सकते थे। पास में क्रिस की छोटी बहन जोई सिंक्लेयर खड़ी थी, जो विक्टोरिया की भी अच्छी दोस्त थी। जैसे ही विक्टोरिया ने सुना कि उसकी दोस्त का भाई बहुत बीमार हो गया है, उसने तुरंत लियो के एक्यूपंक्चर के बारे में सोचा और उसे बुलाया कि वह आकर देखे कि क्या कुछ हो सकता है। जैसे ही लियो हॉस्पिटल पहुंचा, उसने तुरंत क्रिस पर बीमारी का मॉन्स्टर देखा। सिस्टम प्रॉम्प्ट, हीमोफैगोसिटिक सिंड्रोम मॉन्स्टर, लेवल 40 एलीट मॉन्स्टर। लड़ाई कर सकते हो, जीतने के बाद 3 साल की उम्र बढ़ जाएगी। यह देखकर लियो ने भी थोड़ी राहत की सांस ली। भगवान का शुक्र है कि यह बॉस मॉन्स्टर नहीं है, वरना शायद मैं भी उसे नहीं बचा पाता। फिर भी लियो अभी सिर्फ लेवल 25 पर था और लेवल 40 के एलीट मॉन्स्टर से लड़ना उसके लिए अभी भी मुश्किल था। उसे ज्यादा भरोसा नहीं था, लेकिन मरीज मौत के करीब था और किसी भी पल उसकी जान जा सकती थी, इसलिए लियो ने जल्दी से एक टेम्पररी हल निकाला। अगले ही पल उसने बिना सोचे एक चांदी की सुई क्रिस के अंदर डाल दी, क्योंकि अब तक लेवल 3 गोल्डन नीडल एक्यूपॉइंट स्ट्राइक में 1 दिन का लाइफ सपोर्ट इफेक्ट आ गया था। यह मरीज की आखिरी सांस को जबरदस्ती बचाए रख सकता था और उसे पूरे 1 दिन तक जिंदा रख सकता था। उसके ठीक बाद क्रिस, जो बेहोश पड़ा था, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगा। लियो ने फिर जल्दी से खून और केज्यू की एक दवा लिखी और किसी को फार्मेसी में जाकर दवा बनाने को कहा। जैसे ही क्रिस ने उसे पिया, उसकी हालत थोड़ी और ठीक हो गई। हालांकि यह हालत ज्यादा से ज्यादा 5 दिन तक ही रह सकती थी, लेकिन लियो के लिए 5 दिन का समय कई और लेवल्स बढ़ाने के लिए काफी था। तो लियो तुरंत जोई की तरफ मुड़ा और बोला, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पहले वापस जाकर कुछ तैयारी करनी होगी। अगर उसने पहले ऐसा कुछ कहा होता तो जोई उसे धोखेबाज समझती, लेकिन अब उसने अपने भाई को देखा था जो मौत के करीब था, लियो के कुछ सुइयों के इस्तेमाल के बाद अपनी आंखों से जागते हुए, इसलिए उसे लियो की मेडिकल स्किल पर पूरा भरोसा हो गया था। वापस जाते हुए लियो ने अपने फोन पर सिंक्लेयर ग्रुप के बारे में एक खबर देखी। लोगों को पहले ही पता चल गया था कि क्रिस बहुत बीमार है और मौत के करीब है। इस वजह से सिंक्लेयर ग्रुप के स्टॉक बहुत तेजी से गिर रहे थे। लेकिन तुरंत ही लियो के दिमाग में एक और ख्याल आया।
अगर 5 दिन बाद अचानक खबर फैल जाए कि क्रिस पूरी तरह ठीक हो गया है तो सिंक्लेयर के स्टॉक की कीमत एकदम से बहुत ऊपर चली जाएगी। जैसे ही यह ख्याल उसके दिमाग में आया, लियो ने तुरंत टॉमी को फोन किया और उसे कहा कि रेस्टोरेंट में जितना भी कैश है वह सब इकट्ठा करें ताकि वह सिंक्लेयर ग्रुप के स्टॉक में लगा सकें। हिसाब किताब चेक करने के बाद टॉमी ने मजबूरी से कहा, अभी हमारे पास सिर्फ 2 लाख कैश है, ये थोड़ा कम लग रहा है। लेकिन अगले ही पल लियो के फोन पर ट्रांसफर का नोटिफिकेशन आया। उसे 1 मिलियन रुपए भेजे गए थे और यह विक्टोरिया ने भेजे थे। साफ था, उसे भी पहले ही पता चल गया था कि सिंक्लेयर के स्टॉक बढ़ने वाले हैं। फर्क सिर्फ इतना था कि विक्टोरिया को अब पैसे कमाने की ज्यादा परवाह नहीं थी, इसलिए उसने लियो को 1 मिलियन ट्रांसफर कर दिए और उसे जैसे चाहे इस्तेमाल करने दिया। अगले 4 दिन तक लियो लगभग हॉस्पिटल में ही रहा, मॉन्स्टर्स को मारता रहा और पागलों की तरह लेवल बढ़ाता रहा। और उस तेज कोशिश के बाद उसका लेवल आखिरकार 28 हो गया। इसके अलावा उसे अचानक एक सिल्वर ग्रेड का हथियार शैडो बैटल एक्स भी मिला। शैडो बैटल एक्स पहनने के बाद लियो को 50 एक्स्ट्रा फिजिकल पेनिट्रेशन पॉइंट्स मिले। अगली सुबह होने से पहले हॉस्पिटल से अचानक इमरजेंसी कॉल आया। क्रिस फिर से बेहोश हो गया था और उसके सभी जरूरी इंडिकेटर्स तेजी से गिर रहे थे। जैसे ही उसे खबर मिली, लियो ने बिल्कुल देर नहीं की और तुरंत हॉस्पिटल की तरफ भागा लड़ाई में शामिल होने के लिए। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, दूसरी तरफ के मॉन्स्टर ने पहला हमला किया। एक तेज आवाज के साथ लियो के सर के ऊपर तुरंत एक चमकता हुआ लाल 150 दिखाई दिया। सच में यह एक हाई लेवल इलीट मॉन्स्टर था। गोल्डन कॉइलिंग ड्रैगन आर्मर और एडमेंट बॉडीज दोनों पहने होने के बाद भी लियो को इतना नुकसान हुआ। जल्दी ही आखिरकार लियो की बारी आई जवाब देने की, और एक और आवाज के साथ। इस बार उसने सिर्फ 200 डैमेज किया। जैसे जैसे लड़ाई चलती रही, लियो के पास वीकनेस पंच से डीबफ्स लगाते रहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। तभी वह मुश्किल से जीत पाया। जब मॉन्स्टर आखिरकार मर गया तो उसने अचानक एक खून जैसा लाल अंडा गिरा दिया जिस पर लिखा था, 7 दिन में अंडा पूरा हो जाएगा। लियो ने तुरंत उस अंडे को अपने स्पेशल बैकपैक में रख लिया। उसी समय क्रिस, जो हॉस्पिटल के बेड पर बेहोश पड़ा था, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगा। जैसे ही जोई ने देखा कि उसका भाई सच में जाग गया है, वह बहुत खुश हो गई और वहीं लियो का हाथ पकड़ लिया। और उसी पल लियो ने अचानक उस पर एक बहुत खास बीमारी का मॉन्स्टर देखा। सिस्टम प्रॉम्प्ट, स्टोन मेडन मॉन्स्टर, लेवल 100 बॉस मॉन्स्टर। लड़ाई कर सकते हो। सीधे शब्दों में इस हालत का मतलब था एक अजीब शारीरिक बनावट जिसकी वजह से आम शादी के रिश्ते मुश्किल थे। पुराने जमाने में इस हालत वाली औरतों को अक्सर बुरा माना जाता था। मॉडर्न मेडिसिन में भी इसे ठीक करना बहुत मुश्किल शारीरिक बीमारी माना जाता था। लेकिन लियो की नजरों में यह ठीक न होने वाली बीमारी नहीं थी। असली समस्या यह थी कि उसकी अभी की ताकत से वह लेवल 100 किंग टियर बॉस मॉन्स्टर को हरा नहीं सकता था। लेकिन उसके ठीक बाद लियो ने बीमारी के मॉन्स्टर के नीचे एक हरा टेक्स्ट भी देखा। सिस्टम प्रॉम्प्ट, स्टोन मेडन मॉन्स्टर के पास एक खंजर है जिसने उसे एक बार घायल किया था। इस बॉस के खिलाफ इसका एक खास असर है। लियो ने तुरंत रिएक्ट किया। यह शायद एक खास आइटम था जो इस बॉस मॉन्स्टर को हराने के लिए बनाया गया था। लेकिन उसके ठीक बाद समस्या आ गई। अगर मैं लड़ाई में शामिल नहीं होता तो मुझे वह आइटम कैसे मिलेगा? फिर भी अगर मैं लड़ाई में शामिल होता हूँ तो अभी भी उसे हराने का कोई मौका नहीं है, तो आइटम के होने की जानकारी भी मेरे किसी काम की नहीं है। सोचने के बाद लियो अभी के लिए इस बात को छोड़ने और उसे किसी और दिन के लिए रखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। इसी बीच क्रिस के मौत से बचने की खबर तेजी से फैल गई और सिंक्लेयर ग्रुप के स्टॉक की कीमत फिर से धीरे धीरे बढ़ने लगी। कुछ दिन बाद सिंक्लेयर के स्टॉक पूरी तरह से डेली लिमिट अप पर पहुंच गए और लियो ने जो $1.2 मिलियन लगाए थे वह $2.4 मिलियन हो चुके थे। कुछ ही देर में कुछ अच्छे कनेक्शन वाले लोगों को पता चला कि क्रिस मौत के मुंह से इसलिए वापस आ पाया क्योंकि उसे एक सच्चा चमत्कारी डॉक्टर मिला था। जैसे ही यह अफवाह फैली, यह बिजनेस की दुनिया के सबसे बड़े लोगों में बहुत तेजी से फैल गई। आखिरकार जिन लोगों ने इतनी दौलत कमा ली थी उनके लिए सबसे जरूरी चीज पैसा नहीं बल्कि सेहत थी। तो कुछ समय तक बहुत सारे बड़े बिजनेसमैन ने हर मुमकिन तरीके से पता लगाने की कोशिश की कि यह चमत्कारी डॉक्टर कौन था, लेकिन आखिर में उनमें से हर कोई खाली हाथ रहा। ये इसलिए था क्योंकि लियो और क्रिस ने पहले ही इस पर बात कर ली थी। सिंक्लेयर फैमिली को उसके बारे में हर जानकारी छुपानी थी, क्योंकि जो पेड़ जंगल से ऊपर खड़ा होता है, हवा सबसे पहले उसी को गिराती है। इस स्टेज पर लियो अभी भी चुप रहना, चुपचाप आगे बढ़ना और खुद पर ज्यादा ध्यान न खींचने को पसंद करता था। फिर भी अपनी शुक्रगुजारी दिखाने के लिए क्रिस ने लियो को $1 मिलियन का चेक दिया। इससे भी ज्यादा उसने यह भी साफ कर दिया कि वह लियो के साथ एक गहरा रिश्ता बनाना चाहता है। सिंक्लेयर ग्रुप बहुत पहले से हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री में घुसना चाहता था और एक मॉडर्न जड़ी बूटी मेडिसिन इंडस्ट्रियल पार्क बनाना चाहता था। तो क्रिस ने खासतौर पर लियो से पूछा कि क्या उसके पास कोई आइडियाज हैं, और सबसे पहले जो लियो के दिमाग में आया वह उसकी खून और की सूप थी। फॉर्मूला में कुछ आसान बदलाव के साथ यह अभी भी गुर्दों को मजबूत करने और पूरी ताकत बढ़ाने के लिए एक अच्छा असर रख सकती थी। जिन पुरुषों को गुर्दे की कमजोरी और ताकत की कमी थी उनके लिए यह एक वरदान से कम नहीं होगा।
और भी जरूरी बात यह थी कि फॉर्मूला में बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन की असली संभावना थी। यह सुनने के बाद क्रिस ने वहीं फैसला कर लिया। आखिरी अग्रीमेंट में सिंक्लेयर ग्रुप पैसा लगाएगा और 49% शेयर्स लेगा, जबकि लियो फॉर्मूला देगा और 51% शेयर्स रखेगा। मॉडर्न जड़ी बूटी मेडिसिन इंडस्ट्रियल पार्क लियो के होम टाउन में बनाया जाएगा और लियो खुद उसके ऑपरेशंस का पूरा कंट्रोल संभालेगा और दोनों पक्षों के बीच के कोऑर्डिनेशन के लिए जोई खुद सब कुछ संभालेगी। और बस ऐसे ही लियो सच में पहली बार कैपिटल की दुनिया में कदम रख चुका था। कई सालों तक पैकेजेस डिलीवर करने के बाद लियो एक बात सबसे बेहतर समझ गया था कि सिर्फ कैपिटल की दुनिया में अपनी जगह बनाकर ही वह एक इस्तेमाल होने वाला मोहरा बनना छोड़ सकता था और आखिरकार अपनी किस्मत खुद लिखने वाला खिलाड़ी बन सकता था। पलक झपकते ही 7 दिन गुजर गए। उस वक्त लियो के हाथ में लाल पेट एग था और उसका इंक्यूबेशन पीरियड आखिरकार खत्म हो गया था। जैसे ही सुनहरी रोशनी चमकी, एक गोल छोटा सा जीव जो बिल्कुल पैंडा जैसा दिखता था अचानक उसके सामने आ गया। सिस्टम प्रॉम्प्ट गोल्डन ग्रेड पेट जाइंट पैंडा लेवल एचपी अटैक डिफेंस 500। पहला स्किल फ्रीज, हमलों में 10% चांस है कि टारगेट को वहीं जमा दे। पैसिव स्किल 30% कम डैमेज होता है। पेट का एचपी ओनर के एचपी के साथ शेयर होता है और लड़ाई तभी खत्म होती है जब दोनों पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। जैसे ही उसने यह देखा, लियो वहीं रुक गया। इसका मतलब है कि मुझे अचानक एक एक्स्ट्रा लड़ने वाला यूनिट मिल गया है ना। दूसरे शब्दों में, दुश्मन के हमले की बारी में वह सिर्फ लियो और पेट में से किसी एक को रैंडमली टारगेट चुन सकता था। यह लगभग वैसा ही था जैसे कोई उसके डैमेज को झेलने में मदद कर रहा हो। लेकिन डिफेंस फेज के दौरान दुश्मन को लियो और पेट दोनों के हमलों को एक ही समय पर झेलना पड़ता था। लियो तुरंत खुश हो गया। ओ माय गॉड, ये तो कमाल की चीज है। लेकिन अब तक उसे हमेशा लगता था कि हाई लेवल मॉन्स्टर्स को चैलेंज करना अभी भी एक दूर का सपना है, क्योंकि जितना आगे बढ़ते थे लेवल बढ़ाना उतना ही मुश्किल होता जाता था। लेकिन अब जब उसके पास ये पेट था, सब कुछ साफ तौर पर अलग था। इसका मतलब था कि सबसे जरूरी काम पहले पैंडा का लेवल बढ़ाना था। आखिरकार पेट का एक्सपीरियंस बार लियो के अपने एक्सपीरियंस बार से बिल्कुल अलग था। तो इस पॉइंट से मॉन्स्टर्स को मारकर उसने जितना भी एक्सपीरियंस हासिल किया वह पहले पैंडा को देना पड़ेगा। खुशकिस्मती से पैंडा को लेवल बढ़ाने के लिए जितने एक्सपीरियंस की जरूरत थी वह लियो को खुद जितने की जरूरत थी उससे बहुत कम थी। और इस तरह 5 पूरे दिन तक बिना रुके मेहनत करने के बाद लियो ने आखिर गोल्डन पैंडा को लेवल 28 तक पहुंचा दिया। उसके तुरंत बाद वह जितनी जल्दी हो सके घर भागा। विक्टोरिया पर ब्रेस्ट कैंसर आर्मी के 1000 मैन कमांडर से लड़ने के लिए बेचैन था। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, बॉस मॉन्स्टर ने पहला हमला किया, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही वह तुरंत अपनी जगह पर जम गया। साफ तौर पर क्योंकि लियो के गोल्डन पैंडा ने अपनी स्किल चला दी थी। फिर लियो की बारी थी। लियो की बारी थी पलटवार करने की। उसने शैडो बैटल एक्स को दुश्मन पर जोर से घुमाया और एक धमाके के साथ 200 डैमेज वहीं पर हुआ। उसी वक्त पैंडा भी आगे बढ़ा और टारगेट पर टूट पड़ा। एक और धमाका हुआ और तुरंत 50 डैमेज दिखा। जल्दी ही दुश्मन की बारी फिर आई और इस बार उसने पैंडा को अटैक करने के लिए चुना। एक जोर की आवाज के साथ पैंडा ने पूरा 300 डैमेज सीधे झेला। यह सही था क्योंकि वह एक टैंक टाइप यूनिट था और आम लड़ाकुओं से कहीं ज्यादा मजबूत था। और इस तरह सैकड़ों बार आगे पीछे की लड़ाई के बाद लियो ने आखिर जीत हासिल की। जैसे ही 1000 मैन कमांडर खत्म हुआ, तुरंत उसके बाद एक बिल्कुल नया डिजीज मॉन्स्टर दिखा। सिस्टम प्रॉम्प्ट ब्रेस्ट कैंसर आर्मी 10,000 मैन कमांडर लेवल 50 लीडर क्लास मॉन्स्टर लड़ाई के लिए उपलब्ध। लड़ाई में जीत से 5 साल की उम्र बढ़ती है। यह पहले ही एक लीडर क्लास दुश्मन था, बॉस मॉन्स्टर से एक पूरा लेवल ऊपर, और एक पल के लिए लियो भी नहीं बता पाया कि उसकी लड़ने की ताकत कितनी ज्यादा होगी। इसके अलावा 1000 मैन कमांडर को मारने से एक बिल्कुल नई स्किल भी मिली, स्लाइट ऑफ हैंड। सिस्टम प्रॉम्प्ट, यह स्किल सिर्फ इलीट मॉन्स्टर्स या उससे बड़े पर ही इस्तेमाल हो सकती है। लड़ाई में घुसे बिना यह यूजर को मॉन्स्टर से सीधे आइटम मिलने का एक मौका देती है। कूल डाउन टाइम 7 दिन। जैसे ही उसने ये स्किल देखी, लियो को तुरंत जोई पर मौजूद लेवल 100 स्टोन मेडन मॉन्स्टर याद आया, क्योंकि स्लाइट ऑफ हैंड बिल्कुल वही था जो उसे एक डिजीज मॉन्स्टर से की ड्रॉप आइटम हासिल करने के लिए चाहिए था। बिना लड़ाई में घुसे तो लियो पहले ही मौके पर हर्बल मेडिसिन इंडस्ट्रियल पार्क गया। ऑफिस के अंदर जोई अपनी कुर्सी पर चुपचाप बैठी थी। लियो ने पहले उसे शांति से नमस्ते किया, जैसे कुछ भी अजीब न हो। फिर बिना किसी झिझक के उसने उस पर स्लाइट ऑफ हैंड का इस्तेमाल किया। नतीजा बिल्कुल भी बुरा नहीं था। अपनी पहली ही कोशिश में उसने सच में कुछ चुरा लिया। उसने जल्दी से उसे खोला तो देखा कि आइटम पर लिखा था ड्राइड बनाना। लियो वहीं पर हैरान रह गया। ये क्या बकवास है? कब से एक स्टोन मेडन मॉन्स्टर बनाना गिराने लगा? क्या मैंने सच में एक पूरा मौका इस पर बर्बाद कर दिया? कोई और रास्ता न होने पर वह अभी के लिए अपने गुस्से को दबा पाया और फिर से कोशिश करने के लिए और 7 दिन इंतजार किया। 7 दिन बाद लियो को लिली का फोन आया। उसके बोलने का तरीका झिझक भरा और अजीब था, जैसे उसे कुछ बहुत शर्मनाक बात कहनी हो। पता चला कि उसके हेमोरॉइड्स फिर से बढ़ गए थे और दर्द बहुत ज्यादा था, लेकिन वह सच में हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती थी। यह सुनकर लियो ने कोई बात नहीं घुमाई और बस मदद करने के लिए मान गया। वह तुरंत अपनी कार में बैठा और सीधा लिली के घर की तरफ भागा।
जब वह वहां पहुंचा और करीब से देखा तो सच में उसे एक बहुत जाना पहचाना डिजीज मॉन्स्टर दिखा। सिस्टम प्रॉम्प्ट: हेमोरॉयड मॉन्स्टर, लेवल 15, नॉर्मल मॉन्स्टर, लोकल मसाज ट्रीटमेंट के बाद लड़ाई के लिए उपलब्ध। इस बार लियो खुद एक अजीब मुश्किल में पड़ गया। उसे झिझकते हुए देखकर जैसे उसे कुछ मुश्किल बात कहनी हो, लिली ने अपना सर झुकाया, शर्मा गई और धीमी आवाज में पूछा, क्या यह सच में इतना मुश्किल है इलाज करना? क्या आपको पहले चेक करना पड़ेगा? लियो सिर्फ इतना ही बता पाया कि इसका इलाज हो सकता है, लेकिन इसके लिए मसाज थेरेपी की जरूरत पड़ेगी ताकि खून का दौरा ठीक हो और रुकावट दूर हो। जैसे ही लिली ने सुना कि सर्जरी की जरूरत नहीं है, वह तुरंत बहुत खुश हो गई। उसने जल्दी से कहा कि जब तक यह ठीक हो सकता है उसे कोई दिक्कत नहीं है कि वह कैसे भी करे। तो उसने लियो को अपने बेडरूम में खींच लिया और एक तेजी के बाद उस तेजी भरी लड़ाई में लियो ने हेमोरॉयड मॉन्स्टर का सफलतापूर्वक इलाज कर दिया। एक पल में लिली ने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर रिलैक्स हो गया और दर्द बहुत कम हो गया। जब उसने फिर से लियो को देखा, उसकी आंखों में भाव पूरी तरह बदल गए थे, जैसे उसने अचानक कुछ सोच लिया हो। अगली ही पल वह पास आई और धीरे से लियो के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। लियो, मैं सच में तुम्हें बहुत पहले से पसंद करती हूँ। मुझे पता है तुम्हारी पहले से गर्लफ्रेंड है, तो क्या तुम मुझे अपनी लवर बना सकते हो? यह सुनकर लियो ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा और वहीं पर उसे मना कर दिया। लेकिन उसे हैरानी हुई, लिली ने कोई हंगामा नहीं किया। उसने बस धीरे से कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो अब से क्या हम अब भी दोस्त रह सकते हैं? लियो ने एक पल के लिए सोचा, फिर सर हिलाया और मान गया। लेकिन अगले ही पल उसका फोन अचानक बजा और कॉल विक्टोरिया का था। जैसे ही लियो ने सुना कि वह क्या कह रही थी, वह तुरंत गुस्से में आ गया, क्योंकि विक्टोरिया की बातों से उसे पता चला कि उसके घर पर एक अनचाहा मेहमान आया था। वह आदमी रिचर्ड था, जिससे उसके घर के बड़े बुजुर्गों ने सालों पहले जुबानी तौर पर उसकी शादी का वादा किया था। तब जैसे ही रिचर्ड को पता चला कि विक्टोरिया को एक लाइलाज बीमारी है, पहली चीज जो उसने की वह यह थी कि उसने मांग की कि उसे सगाई तोड़ने की इजाजत दी जाए। लेकिन उसे उसके घर के बड़े बुजुर्गों ने रोक दिया, जिन्होंने उसे बताया कि जब वह मर जाएगी तो सगाई अपने आप ही खत्म हो जाएगी। और अब जब उसने सुना कि विक्टोरिया का ब्रेस्ट कैंसर ठीक हो गया है, यह बेशर्म कमीना वापस आ गया था शादी की बात करने। जैसे ही लियो ने यह सब सुना, वह सीधा पिनेकल रेजिडेंसेस की तरफ गाड़ी चलाकर गया। इतना गुस्से में था कि वह उस कमीने को अपने नंगे हाथों से चीर देना चाहता था। जैसे ही वह अंदर घुसा, लियो ने एक नजर में उस आदमी को देखा और वहां डिजीज मॉलिक्यूल्स का एक घना झुंड था जो उसके पूरे शरीर पर लटक रहे थे। उनमें से एक खास डिजीज मॉन्स्टर ने तुरंत लियो का ध्यान खींच लिया। सिस्टम प्रॉम्प्ट: इम्प्लांट मॉन्स्टर, लेवल 100, स्पेशल डिजीज मॉन्स्टर, लड़ाई के लिए उपलब्ध। लियो वहीं पर हैरान रह गया और उसके दिमाग में एक ख्याल आया, या खुदा, क्या इसे अब भी आदमी कह सकते हैं? क्या घूर रहा है? रिचर्ड ने देखा कि लियो उसे घूर रहा है और तुरंत गुस्से में गरजा, मैं अपनी मंगेतर से मिलने आया हूँ, यह तो आम बात है। बोलते हुए उसने एक बैंक कार्ड निकाला और लियो की तरफ बढ़ाया। तेरे और उसके बीच की इस छोटी सी बात के लिए मैं तुझे मुआवजा देने को तैयार हूँ। इस कार्ड में 5 मिलियन है, इसे अपनी ब्रेकअप फी समझ, ले और निकल यहाँ से। सच में लियो ने रिचर्ड के बारे में विक्टोरिया से बहुत पहले ही सुन लिया था। ये आदमी एक बदनाम स्थानीय गुंडा था विक्टोरिया के होमटाउन ओक क्रीक में। इस बात पर भरोसा करते हुए कि उसके घर के बड़े बुजुर्गों ने स्थानीय अधिकारियों के साथ साजिश की थी, उसने सालों तक अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया बिना किसी हद के। पूरे शहर में आम लोगों को तंग करता था। यह कहा जा सकता है कि जब से रिचर्ड बड़ा हुआ, ओक क्रीक के पूरे शहर ने एक भी शांति भरा दिन नहीं देखा था। ऐसा नहीं था कि किसी ने कभी पलटवार करने की कोशिश नहीं की थी। कुछ लोगों ने एक बार उसे कोर्ट तक ले जाने की हिम्मत की थी, लेकिन मसला यह था कि सरकार और बिजनेस बहुत पहले से एक ही जाल में बुने हुए थे। वह लोग लगभग सब स्टर्लिंग फैमिली के पालतू कुत्ते थे और कई मामलों में तो विक्टिम्स द्वारा हायर किए गए लॉयर्स भी चुपके से दूसरी तरफ के थे। तो नतीजा बताने की शायद ही जरूरत थी। विक्टिम्स ने न सिर्फ अपने केस हारे, बल्कि उनके पूरे परिवारों पर अक्सर स्टर्लिंग फैमिली ने बाद में बुरी तरह से बदला लिया। तब से ओक क्रीक में किसी ने भी स्टर्लिंग फैमिली के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि कोई भी एक पल की बगावत के लिए अपने पूरे परिवार को मरवाना नहीं चाहता था। और विक्टोरिया ओक क्रीक की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक थी, तो रिचर्ड का उसे हाथ से जाने देने का कोई इरादा नहीं था। तो अपने माँ बाप के दबाव के जरिए उसने विक्टोरिया के परिवार को जबरदस्ती उसकी शादी उससे करने के लिए राजी कर लिया। लेकिन बाद में जैसे ही उसने सुना कि उसे एक लाइलाज बीमारी है, उसने तुरंत अपना रंग बदल लिया और चिल्लाने लगा कि सगाई तुरंत रद्द होनी चाहिए। यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि उस वक्त उसके माँ बाप की कंपनी आईपीओ के एक अहम दौर में थी और वह कोई एक्स्ट्रा परेशानी नहीं चाहते थे कि इस मामले को थोड़ी देर के लिए दबा दिया गया। और अब जैसे ही रिचर्ड को पता चला कि विक्टोरिया ठीक हो गई है, वह वापस आकर उसे फिर से छीन लेने के लिए बेचैन था। अभी भी वहां क्या खड़ा है? पैसा ले और निकल जा। यह देखकर कि लियो अभी तक 1 इंच भी नहीं हिला था, रिचर्ड और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। यह सुनकर लियो अंदर से बिल्कुल शांत हो गया और गंभीरता से सोचने लगा कि इस कचरे से कैसे सबसे अच्छे से निपटा जाए।
हाँ, वह उस कमीने को वहीं पर आसानी से मार सकता था और लाश को अपने स्पेशल बैकपैक में डालकर गायब कर सकता था, लेकिन सच कहूं तो यह उसे बहुत आसानी से छोड़ देना होता। और फिर अचानक ही लियो के दिमाग में एक चमकदार ख्याल आया। अगली ही पल उसने रिचर्ड के इम्प्लांट मॉन्स्टर के खिलाफ फैसले के साथ लड़ाई शुरू कर दी। भले ही वह चीज लेवल 100 की थी, लियो जरा भी नहीं डरा, क्योंकि उसे पहले से पता था कि ऐसे खास हाई लेवल डिजीज मॉन्स्टर्स अक्सर कागज पर डरावने लगते हैं, लेकिन अक्सर जितने दिखते हैं उससे कहीं ज्यादा कमजोर होते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे फॉर्चून मॉन्स्टर और लकी मॉन्स्टर जो उसे पहले मिले थे। बिल्कुल जैसा लियो ने सोचा था, वह इम्प्लांट मॉन्स्टर बिना किसी मेहनत के ही खत्म हो गया। और जैसे चीजें सामने आईं, वह बिल्कुल वही था जो लियो ने अनुमान लगाया था। रिचर्ड का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। अगली पल उसने दर्द से अपना क्रोच पकड़ लिया, सीधा जमीन पर गिर गया और बेकाबू होकर तड़पने लगा। या खुदा, ये क्या हो रहा है? मुझे अचानक ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जैसे वह गायब हो गया है। यह नज़ारा देखकर विक्टोरिया ने तुरंत अपना मुंह ढक लिया और हैरानी से लियो को घूरने लगी। लियो, तुमने बिल्कुल क्या किया? यह सुनकर लियो ने तुरंत एक मासूम सा चेहरा बना लिया। मुझे क्या पता, मैं कोई चमत्कारी डॉक्टर थोड़ी हूँ। एक बार जब उसने देखा कि उसका मकसद पूरा हो गया है, लियो ने और वक्त बर्बाद नहीं किया और जल्दी से 911 पर कॉल किया। आखिर उसका उस कमीने को इतनी आसानी से मरने देने का कोई इरादा नहीं था। और बस ऐसे ही रिचर्ड गुस्से में धमकियों से भरा हुआ अंदर घुसा था। फिर भी लियो को एक भी धमकी भरा शब्द बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, उससे पहले ही उसने आराम से पूरे संकट को खत्म कर दिया। लेकिन जाहिर है चीजें कभी इतनी आसान नहीं रहने वाली थीं। अगली सुबह जल्दी रिचर्ड हॉस्पिटल के बेड पर आधा मरा हुआ पड़ा था। लानत है, यहाँ कुछ तो पक्का गलत है। मैंने उस इम्प्लांट पर 2 मिलियन खर्च किए थे, वह ऐसे ही गायब कैसे हो गया? उसके तुरंत बाद रिचर्ड ने तुरंत आर्थर को फोन किया। डैड, मेरा वाला गायब हो गया है। आर्थर को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ डैड, जो $2 मिलियन का इम्प्लांट मैंने लगवाया था वह सच में गायब हो गया है। रिचर्ड को इतना सीरियस देखकर आर्थर ने इस बात को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की और तुरंत रिवर वैली जनरल हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ा। आखिर यह उसका इकलौता बेटा था जिस पर वह अपने खानदान को आगे बढ़ाने के लिए भरोसा करता था। जब आर्थर ने पूरी कहानी समझी तो उसे तुरंत लगा कि यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। कुछ टाइम पहले बिजनेस टाइकून क्रिस को एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसका इलाज नहीं था। फिर भी आखिर में एक रहस्यमयी डॉक्टर ने उसे मौत के मुंह से वापस खींच लिया था। अब विक्टोरिया को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और वह भी किसी तरह ठीक हो गई थी। और उसके ऊपर से उसके बेटे का इम्प्लांट रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था, लियो नाम के आदमी से मिलने के तुरंत बाद। क्या ऐसा हो सकता है? यह ख्याल आर्थर के दिमाग में आया और उसके चेहरे पर खुशी छुपाना अचानक मुश्किल हो गया, क्योंकि कुछ टाइम पहले उसे खुद लिवर कैंसर हुआ था, आखिरी स्टेज का लिवर कैंसर। लेकिन अपनी पब्लिकली लिस्टेड कंपनी में बदलाव को असर न करने के लिए उसने नहीं बताया था अपने सबसे करीबी फैमिली मेंबर्स को भी इसके बारे में। इतने टाइम से वह अपने प्राइवेट डॉक्टर पर भरोसा कर रहा था जो उसे जबरदस्ती जिंदा रख रहा था। लेकिन आर्थर सबसे बेहतर जानता था कि यह कोई लंबे टाइम का हल नहीं था। अगर चीजें ऐसे ही चलती रहीं तो शायद वह इतना भी जिंदा नहीं रहेगा कि अपने पोता पोती की परछाई भी देख सके। बाद में जब उसे पता चला कि क्रिस को किसी तरह मौत से वापस खींच लिया गया था, आर्थर के अंदर की उम्मीद जो लगभग खत्म हो चुकी थी फिर से जाग उठी। मसला यह था कि पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे लोग और पैसा लगाने के बाद भी उसे उस चमत्कारी डॉक्टर के बारे में जरा सा भी पता नहीं चल पाया था। उसने तो ये भी सोचना शुरू कर दिया था कि भगवान खुद स्टर्लिंग फैमिली को खत्म कर रहा है, लेकिन अब लग रहा था कि शायद उसकी किस्मत अभी खत्म नहीं होनी थी। आर्थर ने तुरंत धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम्हें पता है कि वह लियो नाम का आदमी अभी कहाँ है? रिचर्ड ने जवाब दिया, वह तो मुझे सच में नहीं पता। जैसे ही रिचर्ड ने यह सुना, उसने सोचा कि उसका बाप तुरंत उसका बदला लेने की तैयारी कर रहा है, तो उसने जल्दी से आर्थर को अपने साथ लिया, एक वैन में खूंखार दिखने वाले गुंडे भरे और सीधे पिनेकल रेजिडेंसेस की तरफ चल पड़ा जहां लियो ठहरा हुआ था। उसी टाइम क्रिस ने भी लियो को फोन किया। पता चला कि मॉडर्न हर्बल मेडिसिन इंडस्ट्रियल पार्क, जो उन दोनों ने मिलकर बनाया था, को अभी अभी लोकल गवर्नमेंट की साल की टॉप 10 बेहतरीन कंपनीज में से एक नाम दिया गया था। उस खबर के बाद उस कंपनी के शेयर के दाम तुरंत बढ़ गए। उसी टाइम इस पूरी बात ने ट्रेडिशनल हर्बल वेलनेस का एक नया क्रेज शुरू कर दिया पूरे इंटरनेट पर। तो क्रिस के अभी फोन करने की वजह यह थी कि उसने जोई को खुद लाने का प्लान बनाया था और इस मौके का फायदा उठाकर लियो का शुक्रिया अदा करना चाहता था, उसकी जान बचाने के लिए। क्रिस का इनविटेशन सुनने के बाद लियो ने मना नहीं किया। आखिर विक्टोरिया पहले से ही जोई की सबसे अच्छी दोस्त थी, तो इस कनेक्शन के होते हुए इसमें कुछ भी गलत नहीं था। लेकिन जैसे ही कॉल खत्म हुई, अचानक दरवाजे पर तेज नॉक हुई। लियर धीरे से बड़बड़ाया, ओ माय गॉड, तुम क्या हो काऊ काऊ? हमने तुम्हारा नाम लिया और तुम तुरंत आ गए। जैसे ही दरवाजा खुला, रिचर्ड गुस्से में अंदर घुसा और वहीं गाली देने लगा। लानत है, कल का यह सब तुम्हारा ही किया धरा था। अगर तुम आज घुटनों पर बैठकर माफी नहीं मांगते तो मेरा नाम स्टर्लिंग नहीं
लेकिन यह सुनने के बाद लियो जरा सा भी घबराया नहीं, क्योंकि वह अच्छे से जानता था कि रिचर्ड के पास कोई सबूत नहीं था। तुम्हारे दिमाग में क्या गड़बड़ है? मेरे पास कोई सुपर पावर्स नहीं है, मैं तुम्हारी छोटी सी चीज को हवा में गायब कैसे कर सकता हूँ? लेकिन जैसे ही उसके मुंह से यह शब्द निकले, लियो को तुरंत लगा कि कुछ गलत है। और सच में रिचर्ड वहीं गुस्से से फट पड़ा। साला, मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि वह चीज गायब हो गई थी। तुम्हें कैसे पता चला? यह सुनकर आर्थर, जो पास में खड़ा था, असल में और भी ज्यादा खुश दिखा, क्योंकि उस रिएक्शन ने उसे और भी यकीन दिला दिया कि उसके सामने वाला आदमी बहुत हद तक वह चमत्कारी डॉक्टर था जिसे वह बेचैनी से ढूंढ रहा था। उसके तुरंत बाद रिचर्ड ने इस बात पर भरोसा किया कि वह पूरी टीम के साथ आया था और अपना हाथ उठाया, लियो पर हमला करने के लिए तैयार। लेकिन अगले ही सेकंड वह जहां खड़ा था वहीं जम गया, क्योंकि आर्थर पहले ही चल पड़ा और उसके चेहरे पर पूरी ताकत से थप्पड़ मारा, उसके कुछ भी करने से पहले। डैड, मैं रिचर्ड हूँ, इसने मुझे परेशान किया है। रिचर्ड ने अपना चेहरा पकड़ा और लियो की तरफ इशारा किया, पूरे गुस्से में। लेकिन आर्थर ने गरजते हुए जवाब दिया, लानत है, तुम एक चमत्कारी डॉक्टर की बेइज्जती करने की हिम्मत करते हो। मेरा तुम्हें मारना तो अभी भी तुम पर रहम करना है। आर्थर सबसे बेहतर जानता था कि अगर उसके सामने वाला आदमी सच में कैंसर ठीक कर सकता था, तो उसके पास जो ताकत थी उसे आम लोग छेड़ नहीं सकते थे। वह पहले ही चिंता करने लगा था कि अगर लियो को ज्यादा परेशान किया गया तो एक बार जब यह चमत्कारी डॉक्टर खुद बदला लेगा तो उसका बेटा शायद या तो मर जाएगा या अपाहिज हो जाएगा। इसलिए उसने पहले रिचर्ड को मारने की कोशिश की थी, लियो का दिल जीतने की उम्मीद में। लेकिन आर्थर खुद को कितना भी होशियार समझ रहा था, उसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसका यह कदम पूरी स्टर्लिंग फैमिली को चुपचाप बर्बादी की तरफ एक कदम और बढ़ा रहा था। यह सब देखकर लियो का चेहरा अंदर से और भी ठंडा हो गया। तो ये असल में जानता है कि मैं कौन हूँ। मैंने तो पहले रिचर्ड को सबक सिखाने तक ही रुकने का प्लान बनाया था, लेकिन अब जब मेरी पहचान सबके सामने आ गई है तो आगे की परेशानी खत्म करने के लिए शायद स्टर्लिंग फैमिली को छोड़ने का कोई वजह नहीं बचा है। इतना सोचकर लियो ने अपने दिल में एक आह भरी। लानत है, क्या बर्बादी है। अगर ऐसा होता है तो वह सब एक्स्ट्रा लाशें मेरे आइटम स्टोरेज में और जगह घेरेंगी। जितना वह इसके बारे में सोचता उतना ही उसे गुस्सा आता। आर्थर ने देखा कि लियो अभी तक गुस्से में नहीं आया था और गलती से सोचा कि उसने उसे सच में गुस्सा नहीं दिलाया था, तो उसने तुरंत मौके का फायदा उठाया और खुशामद करते हुए बोला, चमत्कारी डॉक्टर, मैं जानता हूं कि आप ही वह मशहूर डॉक्टर हैं जिन्होंने क्रिस को ठीक किया था। प्लीज, मैं आपसे भीख मांगता हूं, मुझे बचा लो। यह कहकर वह सीधे घुटनों पर गिर गया। रिचर्ड ने पहले अंधेपन में आपको नाराज किया था, कृपया बड़े दिल वाले बने और उसके लेवल तक न गिरें। यह कहने के बाद उसने रिचर्ड के सोचने की परवाह नहीं की। उसने जबरदस्ती अपने बेटे को अपने पास खींच लिया और उसे भी घुटनों पर बैठाया। दोनों बेचैनी से लियो के सामने सर झुका रहे थे। लेकिन जितना लियो अपने सामने घुटनों पर बैठे बाप बेटे को देखता उतना ही उसका गुस्सा बढ़ता गया। लानत है, तुमने इतने लोगों के सामने मेरी पहचान फिर से बताने की हिम्मत की। यह तो सीधे मौत को बुलाना है। जैसे ही लियो सोच रहा था कि स्टर्लिंग फैमिली को बिना कोई निशान छोड़े कैसे खत्म किया जाए, अचानक दरवाजे पर एक और नॉक हुई। जैसा सोचा था, जो लोग आए थे वह सिंक्लेयर भाई बहन थे। जैसे ही वह अंदर आया, क्रिस ने तेवरी चढ़ाई और पूछा, वियो, यहाँ असल में क्या हो रहा है? वह और पूछना चाहता था, लेकिन जोई, जो उसके पास खड़ी थी, ने हल्के से उसकी बांह खींचकर उसे अभी और कुछ न कहने का इशारा किया और बाद तक इंतजार करने को कहा। आखिर जोई विक्टोरिया की सबसे अच्छी दोस्त थी, तो नेचुरली उसने विक्टोरिया से इस सब गड़बड़ के बारे में पहले ही काफी कुछ सुन लिया था। कमरे का माहौल हर सेकंड अजीब होता देख लियो अब बातों को लंबा नहीं खींचना चाहता था और पहले स्टर्लिंग बाप बेटे को भेजने की तैयारी की। आज जो हुआ उसके बारे में मैं चाहूं तो नहीं, लेकिन वह अपनी बात पूरी कर पाता। आर्थर ने अचानक उसे फिर से बीच में रोक दिया। चमत्कारी डॉक्टर, प्लीज मुझे बचा लो। मुझे कुछ टाइम पहले आखिरी स्टेज का लिवर कैंसर हुआ था। मैं जानता हूं कि जिसने क्रिस को ठीक किया था वह आप ही थे। जैसे ही उसने यह कहा, आर्थर क्रिस की तरफ इशारा करना नहीं भूला, जो पास में खड़ा था। उस पल क्रिस के चेहरे पर भी गुस्से की लकीरें थीं और वह अंदर से बहुत परेशान महसूस कर रहा था। उसने अभी कुछ टाइम पहले ही लियो से वादा किया था कि वह उसकी पहचान को छुपाकर रखेगा, चाहे कुछ भी हो। फिर भी अब किसी ने सबके सामने उसकी पहचान बता दी थी। यह तो उसे सीधे आग के गड्ढे में धकेलने जैसा था। जहां तक लियो की बात थी, वह भी यह सुनकर उतना ही हैरान था। वह यह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि आर्थर जैसी अक्ल वाला आदमी इतने सालों तक ओक क्रीक पर कैसे राज कर पाया था। उसी टाइम स्टर्लिंग फैमिली को पूरी तरह से खत्म करने का लियो का इरादा और भी मजबूत हो गया, क्योंकि वह अच्छे से जानता था कि स्टर्लिंग्स को अब और अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था। आर्थर जैसे अधूरे दिमाग के साथ यह सिर्फ टाइम की बात थी कि वह लियो को भी अपने साथ नीचे खींच लेता। इधर रिचर्ड, जो अभी भी जमीन पर घुटनों के बल बैठा था, अपने सामने हो रही हर चीज से इतना हैरान था कि उसकी आंखें बाहर निकलने वाली थीं। उसने पहले कितनी भी परेशानी खड़ी की हो, उसका बाप हमेशा उसके लिए सब ठीक कर देता था। लेकिन अब आर्थर असल में वहां कुत्ते की तरह घुटनों पर बैठा था, किसी और से रहम की भीख मांग रहा था। रिचर्ड को और ज्यादा उलझन में डालने वाली बात यह थी आखिरी स्टेज का लिवर कैंसर, जो आर्थर ने अभी बताया था।
उसने इसके बारे में पहले कभी एक शब्द भी नहीं सुना था। यह सब सुनकर क्रिस को आखिर में पूरी कहानी समझ आ गई। तो ऐसा था, वह बिजनेस की दुनिया में कितना भी ताकतवर हो, आखिर में वह भी एक इंसान ही था। लियो जैसे आदमी के सामने एक चमत्कारी डॉक्टर जो जिंदगी और मौत से खेल सकता था, वह सिर्फ चुपचाप राज रख सकता था। फिर भी यह बाप बेटे की जोड़ी ने असल में लियो को उसके सामने धमकाने की हिम्मत की थी। वह असल में जिंदगी से थक चुके थे। लियो ने जमीन पर घुटनों के बल बैठे आर्थर को देखा और एक पल के लिए सच में नहीं जानता था कि ऐसे बेवकूफ का क्या करे। आखिर में उसने पहले हालत को संभालने का फैसला किया और अभी के लिए बातों को ज्यादा बढ़ाने से बचा। तो उसने सीधे से कहा, पहले मेरे साथ आओ, अगर इलाज चाहिए तो पहले एक्यूपंक्चर करवाना होगा। जैसे ही उसने यह सुना, आर्थर जमीन पर घुटनों के बल बैठे रिचर्ड को पूरी तरह भूल गया और जल्दी से खड़ा हो गया, लियो के पीछे बेडरूम में भागते हुए। जैसे ही एक्यूपंक्चर हो गया, लियो ने तुरंत जंग शुरू कर दी आर्थर के लिवर कैंसर आर्मी के पहले सिपाही के खिलाफ। नतीजा लगभग मजेदार था। वह मॉन्स्टर 2 राउंड भी नहीं टिक पाया और सीधे लियो के एक्सपीरियंस पॉइंट्स में बदल गया। जैसे ही जंग खत्म हुई, आर्थर को तुरंत एक ऐसी गर्माहट महसूस हुई जिसे बयान नहीं किया जा सकता था, जो उसके शरीर में बढ़ रही थी। उसका दिल अंदर तक हिल गया। तो यह होता है एक चमत्कारी डॉक्टर। सिर्फ 2 मिनट हुए हैं और असर अभी से दिख रहा है। यह तो डरावना है। लेकिन सच में सिर्फ लियो ही जानता था कि असल में क्या हुआ था। उसने आर्थर के लिए सिर्फ एक पहला सिपाही हटाया था। उसके पीछे अभी भी बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स की लंबी लाइन थी। कैंसर कभी इतनी आसानी से ठीक होने वाली चीज नहीं थी। लियो ने फिर शांत आवाज में कहा, मैं यह साफ कर दूं, जो मैंने अभी किया उससे सिर्फ अभी के लिए तुम्हारा दर्द कम हुआ है। अगर तुम सच में ठीक होना चाहते हो तो तुम्हें और भी बहुत सारे इलाज की जरूरत पड़ेगी। और एक और बात, आज यहाँ जो हुआ उसके बारे में एक भी शब्द इस कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए, वरना अंजाम तुम खुद भुगतोगे। आर्थर ने इतनी जोर से सर हिलाया जैसे मुर्गा चावल चुग रहा हो। चिंता मत करो चमत्कारी डॉक्टर, अगर मुझे मार भी दिया जाए तो भी मैं आपको कभी नहीं बेचूंगा। इस पॉइंट तक आर्थर ने लियो को देखना शुरू कर दिया था, एक अकेला सहारा जिसे वह पकड़ सकता था अपनी जान बचाने के लिए। जब लियो ने आखिर में स्टर्लिंग बाप बेटे को धमकी और अधूरी सच्चाई के साथ भेज दिया, वह वापस क्रिस के पास गया और माफी मांगते हुए कहा, उसके लिए माफ करना, मैं अभी थोड़ा लेट हो गया था। यह सुनकर जोई तुरंत आगे बढ़ी और पूछा, लियो, क्या वह आदमी रिचर्ड था? विक्टोरिया ने मुझे उसके बारे में बहुत पहले बताया था। ऐसे लोगों को सच में बचाना नहीं चाहिए। क्रिस, जो बगल में खड़ा था, अब तक पूरी तरह हैरान हो चुका था। हे भगवान, तो मैं ही यहाँ अकेला बाहर वाला हूँ। ये बाप बेटा कौन है? कोई मुझे ठीक से समझा सकता है क्या? उसके तुरंत बाद उसने खुद को रोका नहीं और स्टर्लिंग फैमिली ने सालों से जो भी बुरे काम किए थे वह एक एक करके सब बता दिए। यह सब सुनने के बाद क्रिस भी अपने मन में गाली देने लगा। ये क्या बकवास है? क्या वह लोग इंसान हैं भी? लेकिन जब वह गुस्से में था, क्रिस को जल्दी ही समझ आ गया कि यह लियो के सामने अच्छा बनने का सही मौका है। आखिर क्रिस जैसे लेवल का आदमी अगर पूरे देश में भी देखा जाए तो भी वह बड़े बिजनेस वालों में सबसे ऊपर ही आएगा। अगर किसी छोटे से शहर के स्थानीय गुंडे को खत्म करना हो तो यह उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं था। उसके तुरंत बाद क्रिस ने लियो की तरफ देखा और खुद ही बोला, लियो, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने जान पहचान का इस्तेमाल करूं और उसे तुम्हारे लिए हटा दूं? यह सुनकर लियो तुरंत सोचने लगा, यह सच में एक तरीका हो सकता था। आखिर स्टर्लिंग फैमिली के पास बहुत लोग और ताकत थी और सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा करने की भी एक सीमा होती है। और सबसे जरूरी बात, अभी सबसे जरूरी काम आर्थर से जल्दी निपटना था और यह पक्का करना था कि लियो के बारे में कोई बात बाहर न फैले। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद लियो ने क्रिस की तरफ देखा और धीरे से बोला, कुछ कोशिश करना ठीक है, लेकिन सवाल यह है, क्या तुम सच में उसे कानूनी तरीके से या कम से कम चुपचाप हटा सकते हो? ऐसे समाज में अगर मौत का मामला हो तो शोर छोटा नहीं रहता। अगर पुलिस सब कुछ वापस खोज निकालती है और मेरी पहचान भी सामने आ जाती है तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। और एक और बात, मैं सिर्फ बाप बेटे की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी स्टर्लिंग फैमिली को खत्म करना चाहता हूँ। यह सुनकर क्रिस एक पल के लिए रुक गया। अगर सिर्फ बाप बेटा है तो उनसे निपटना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर पूरी स्टर्लिंग फैमिली को जड़ से उखाड़ना है इतने सारे लोगों के साथ, मैं शुरू कहाँ से करूं? लेकिन क्योंकि वह पहले ही बड़ी बात बोल चुका था, क्रिस को हिम्मत करनी पड़ी और उसने कहा, लियो, मुझे जल्दी मत करो, मुझे कुछ सोचने दो। यह कहकर उसने सच में अपना सर झुकाया और गंभीरता से सोचने लगा। ज्यादा देर नहीं लगी कि क्रिस की आंखें चमक उठीं, जैसे उसे अचानक कोई बात याद आ गई हो। मुझे मिल गया। क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि स्टर्लिंग फैमिली सालों से उस शहर के लोगों को दबा रही है? जब तक हम उन शहर वालों को कोर्ट में आकर गवाही देने के लिए मना सकते हैं, तब मेरी जान पहचान और ताकत के सहारे यह केस पक्का जीत जाएंगे। जोई भी तुरंत बोल पड़ी, बिल्कुल, शहर के लोगों को उन्होंने सालों से परेशान किया है। अब तक तो वह स्टर्लिंग फैमिली से हद से ज्यादा नफरत करते होंगे। पहले वह चुप थे क्योंकि वह डरे हुए थे, लेकिन अगर मेरा भाई उनका साथ देने के लिए आगे आता है तो वह पक्का गवाही देने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन उस पल लियो को थोड़ा अलग लगा। अगर स्टर्लिंग फैमिली इतने सालों से ओक क्रीक पर राज कर पाई है
तो वह सिर्फ उन चीजों पर भरोसा नहीं कर रहे होंगे जो हमें दिखती हैं। शहर वाले शायद हमारी मदद नहीं कर पाएंगे। फिर भी अभी हमारे पास कोई बेहतर तरीका नहीं है। ठीक है, जब तुम काम करो तो ध्यान रखना, और अगर तुम्हें किसी चीज में मेरी मदद चाहिए तो मुझे तुरंत बताना। लियो का जवाब सुनने के बाद क्रिस और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया और वहीं पर घोषणा की कि 1 महीने के अंदर वह पूरी स्टर्लिंग फैमिली को जड़ से उखाड़ देगा। लेकिन जैसा उसने सोचा था, चीजें उतनी आसानी से नहीं होने वाली थीं। स्टर्लिंग फैमिली इतने समय तक ओक क्रीक पर राज कर पाई, इसकी वजह सिर्फ आर्थर नहीं था। इस पूरे समय पर्दे के पीछे से उस फैमिली को सच में सपोर्ट करने वाली रिचर्ड की माँ मिसेस स्टर्लिंग थी। इस औरत की सबसे बड़ी खासियत लोगों के दिलों को कंट्रोल करना था। ऊपर से वह हमेशा एक गरम दिल, नर्म दिल और मिलनसार औरत की तरह दिखती थी। लेकिन शहर में सबको सच पता था, जब भी रिचर्ड कोई गड़बड़ करता था, उसके पीछे की सबसे बुरी और जहरीली सोच लगभग हमेशा उसकी ही होती थी। इन सब सालों में उसने और आर्थर ने एकदम सही डबल एक्ट किया था, एक अच्छा बनकर दूसरा बुरा बनकर। साथ में उन्होंने पूरे ओक क्रीक को उलट पलट कर दिया था। यह औरत न सिर्फ बेरहम थी, बल्कि चालाक और हिसाब किताब करने वाली भी थी। स्टर्लिंग फैमिली में उसकी अहमियत बताने की जरूरत नहीं थी, और जैसा लियो ने सोचा था, सिर्फ 1 हफ्ता ही बीता था जब क्रिस का फोन आया। फोन पर क्रिस ने भारी आवाज में कहा कि तीसरे दिन तक उसने पहले ही बहुत सारे सबूत इकट्ठे कर लिए थे जो स्टर्लिंग फैमिली के गुनाहों को उसके जान पहचान के जरिए साबित करते थे। पहले, जब तक शहर वाले कोर्ट में आकर गवाही देने को तैयार थे, तो पूरी स्टर्लिंग फैमिली को एक ही झटके में गिराने के लिए यह काफी होता। और जब उन शहर वालों को पहली बार पता चला कि कोई ताकतवर आदमी आखिर उनके लिए खड़ा होने को तैयार है, तो वह सच में खुशी और राहत के साथ मान गए थे। तब क्रिस को तो लगा था कि केस जीत ही चुके हैं, और उसने पहले ही बहुत सारे रिपोर्टर्स से कांटेक्ट कर लिया था स्टर्लिंग फैमिली को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। लेकिन कौन सोच सकता था कि आज तक, जब सुनवाई बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली थी, वही शहर वाले जिन्होंने इतनी जल्दी वादा किया था, अचानक सब बदल जाएंगे, एक के बाद एक। अब वह कहने लगे कि वह क्रिस को बिल्कुल नहीं जानते और स्टर्लिंग फैमिली ने उन्हें कभी परेशान नहीं किया। एक छोटी लड़की तो आंखों में आंसू लिए आगे आई और बोली कि इन सालों में स्टर्लिंग फैमिली ने शहर में स्कूल और हॉस्पिटल बनाए हैं, और अक्सर उस जैसे गरीब परिवारों की मदद की है, जिसकी वजह से वह पूरे शहर के सबसे अच्छे लोग हैं। कोई भी देखकर बता सकता था कि लड़की की आंखों में आंसू भरे थे और वह बेचारी और दुखी लग रही थी। उस चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे स्टर्लिंग फैमिली ने मजबूर किया था। जैसे ही लियो ने यह सुना, वह गुस्से से भर गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि स्टर्लिंग फैमिली की पहुंच इतनी दूर तक हो सकती है, कि वह एक छोटी लड़की को भी मजबूर कर सकते हैं कि वह आकर उनके लिए झूठी गवाही दे। लगता है इस बार मुझे खुद मिसेस स्टर्लिंग से मिलना पड़ेगा। यह समझते हुए कि हालत कितनी गंभीर हो गई थी, लियो तुरंत ओक क्रीक कोर्ट हाउस के दरवाजे की तरफ चल पड़ा। उसी समय, क्योंकि आर्थर को लियो से कई दिनों तक कोई और इलाज नहीं मिला था, उसकी हालत डरावनी तेजी से खराब होने लगी थी। जो पहले सिर्फ लेवल 20 का लिवर कैंसर आर्मी का सेंट्यूरियन था, वह अब पूरी तरह से बदलकर लेवल 30 का म्यूटेटेड लिवर कैंसर मॉन्स्टर बन गया था। और ऐसे मॉन्स्टर्स, ऐसी बीमारियां जो इलाज में देरी की वजह से सफलता से बदल गई थीं, आमतौर पर उनका अपना एक खास एरिया होता था। एक बार उस एरिया में लड़ाई शुरू हो जाती तो लियो की सारी शक्तियां बहुत कम हो जाती, और बड़े लेवल के म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स के खिलाफ वह सीधे कंफ्यूज्ड हो सकता था। उस हालत में लियो के हमले किसी भी पल पलटकर उसे खुद को भी लग सकते थे। दूसरे शब्दों में, अगर लियो के पास 10 और पेट्स भी होते जो उसका नुकसान बांटने में मदद करते, तब भी इस तरह के मॉन्स्टर को हराने की कोई गारंटी नहीं थी। इसी बीच क्रिस को रिपोर्टर्स ने इतनी बुरी तरह घेर लिया था कि वह मुश्किल से हिल पा रहा था। मिस्टर सिंक्लेयर, क्या आपने पहले यह नहीं कहा था कि स्टर्लिंग फैमिली कानून तोड़ने वाले बदमाश हैं? लेकिन अब जिस तरह से चीजें दिख रही हैं, सच आपकी कहानी से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा। उस पल कुछ बेशर्म टैबलॉइड रिपोर्टर्स, जिन्हें सिर्फ शोहरत की परवाह थी, वह भी बीच में कूद पड़े। उनके दिमाग में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि स्टर्लिंग फैमिली सच में बुरी थी या नहीं। उन्हें सिर्फ इस बात की परवाह थी, जब तक वह इस कहानी का इस्तेमाल करके एक बड़ी खबर बना सकते थे, उनका प्रमोशन और सैलरी बढ़ना पक्का था। हर तरफ से तेज सवालों का सामना करते हुए क्रिस भी पल भर के लिए समझ नहीं पाया कि क्या करे। लेकिन अगले ही पल वह वहीं पर जम गया। हे भगवान, यह अब क्या है? क्योंकि उसकी आंखों के सामने वह रिपोर्टर्स अचानक साफ गायब हो गए, जैसे सब पहले से प्लान किया गया हो, कुछ ही पलों में चले गए। ये सही था, ये पर्दे के पीछे से लियो का काम था। अभी कुछ देर पहले उसने सीधे आर्थर को फोन किया था। फोन पर लियो ने आर्थर से वादा किया कि अगर वह उन सब रिपोर्टर्स को हटवाने को तैयार हो, तो लियो तुरंत उसका एक बार और इलाज करेगा। यह सुनकर आर्थर ने बिना किसी झिझक के हाँ कर दी। अंदर ही अंदर वह अच्छी तरह जानता था कि लियो क्रिस का इस्तेमाल करके पूरी स्टर्लिंग फैमिली को खत्म करने की सोच रहा था, लेकिन अभी क्या वह कल तक जिंदा रहेगा, यह भी पक्का नहीं था। तो आर्थर बस अंदर ही अंदर आह भर सका। माफ करना प्रिय, इस बार मेरे पास सच में कोई और रास्ता नहीं है। अपना मन बनाकर आर्थर ने तुरंत रिचर्ड को फोन किया। अभी रिवर वैली क्रॉनिकल के प्रेसिडेंट यांग से कांटेक्ट करो और उनसे कहो कि वह हर रिपोर्टर को कोर्ट हाउस के दरवाजे से हटा दें। जैसे ही रिचर्ड ने यह सुना, वह जम गया।
बिल्कुल, वह सबसे बेहतर जानता था कि अगर वह सच में यह केस हार गए तो पूरी स्टर्लिंग फैमिली शायद ऐसी मुसीबत में पड़ जाएगी जिससे वह कभी निकल नहीं पाएंगे। लेकिन चाहे उसने कितना भी सोचा, उसे समझ नहीं आया कि उसका अपना बाप बाहर वालों की मदद क्यों कर रहा था उससे निपटने में। आखिर में रिचर्ड बस अपने दांत पीसकर यह नतीजा निकाल सका कि उसका बाप शायद लियो से पूरी तरह बेवकूफ बन गया था। आखिर रिचर्ड की नज़रों में इस दुनिया में कोई ऐसा चमत्कारी डॉक्टर हो ही नहीं सकता जो कैंसर को 100% ठीक कर सके। लेकिन एक और बार सोचने के बाद उसे लगा कि शायद उसके बाप का इस सब के पीछे कोई गहरा प्लान हो। आखिर वहां मौजूद हर रिपोर्टर को उन्होंने पहले ही खरीद लिया था और कंट्रोल कर रखा था। अगर वह उन्हें वापस चाहता तो उसके एक शब्द से ही काम हो जाता। ऊपर से जिन शहर वालों ने पहले गवाही देने का वादा किया था उन सबको उसकी माँ ने पहले ही संभाल लिया था। दूसरे शब्दों में जहां तक रिचर्ड की बात थी, क्रिस के लिए यह केस जीतना बिल्कुल नामुमकिन था। जब ऐसी बात थी तो वह अभी अपने बाप की इच्छा मान ले। उसके तुरंत बाद रिचर्ड ने अखबार के प्रेसिडेंट यांग को अपना आदेश दिया और मौके पर मौजूद सभी रिपोर्टर्स को तुरंत हटवा दिया। जहां तक लियो की बात थी, उसने भी अपनी बात रखी और खुद आर्थर के प्राइवेट क्लिनिक तक गाड़ी चलाकर गया। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे से अंदर कदम रखा, उसने देखा कि वह डरावना लेवल 30 का म्यूटेटेड मॉन्स्टर आर्थर के चारों तरफ लपेटा हुआ था। लियो का सर वहीं पर सुन्न हो गया और वह धीरे से बुदबुदाया, ये क्या चीज है भला। पहली बार जब लियो ने अपनी आंखों से एक म्यूटेटेड मॉन्स्टर देखा, उसका सर तुरंत सुन्न हो गया और वह पल भर के लिए वहीं पर जम गया। उसके तुरंत बाद सिस्टम प्रॉम्प्ट बज उठा। सिस्टम प्रॉम्प्ट लेवल 30 का म्यूटेटेड मॉन्स्टर लिवर कैंसर आर्मी के सेंचुरियन से बदला हुआ। एक बार लड़ाई शुरू हो जाती है तो तुम अपने आप दुश्मन के एरिया में चले जाओगे और तुम्हारी सारी शक्तियां थोड़ी कम हो जाएंगी। बड़े लेवल के म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स से लड़ते समय कंफ्यूज्ड होने का भी मौका है। कंफ्यूज्ड हालत, दूसरे शब्दों में लियो और उसका पेट दोनों किसी भी पल गलती से अपने हमले खुद पर ही कर सकते थे। सिस्टम की इतनी लंबी जानकारी देखकर लियो भी झिझकने लगा। आखिर उसे सच में नहीं पता था कि एक म्यूटेटेड मॉन्स्टर कितना ताकतवर होता है। और सबसे जरूरी बात, क्या आर्थर जैसे किसी के लिए इतना बड़ा खतरा उठाना सही था? यह देखकर कि लियो इतनी देर तक चुप रहा, आर्थर को अपनी किस्मत का एहसास हो गया। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने पूछा, चमत्कारी डॉक्टर, क्या मैं सच में बच नहीं सकता? लियो एक पल के लिए चुप हो गया, फिर ईमानदारी से जवाब दिया, तुम्हारी हालत बहुत खराब हो गई है। अभी मुझे भी पूरा भरोसा नहीं है। अगर यह इलाज फेल हो जाता है तो तुम शायद बहुत दर्दनाक हालत में मरोगे। लेकिन अगर हम कुछ नहीं करते तो शायद तुम्हारे पास अभी भी एक हफ्ता बचा है। वह बातें सुनने के बाद आर्थर ने अपनी किस्मत मान ली। फिर जैसे मरने वाला आदमी आखिरी बार साफ सोच पाता है, उसने लियो को अपनी जिंदगी की कहानी बताना शुरू किया। 22 साल की उम्र में आर्थर ने आईवी लीग यूनिवर्सिटी से सफलता से ग्रेजुएशन किया और उसी साल आधिकारिक तौर पर समाज में कदम रखा। तब उसे सच में लगता था कि अपनी पढ़ाई और काबिलियत से वह दुनिया में अपना नाम जरूर बनाएगा। लेकिन सच्चाई बहुत जल्दी उस पर हथौड़े की तरह गिरी। उस दिन वह फ्यूचर टेक में इंटरव्यू के लिए गया, पूरे जोश और भरोसे से भरा हुआ था। उस वक्त फ्यूचर टेक का इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम था और अप्लाई करने वाले ग्रेजुएट्स इतने थे कि गिनती नहीं हो सकती थी। फिर भी आर्थर को खुद पर पूरा भरोसा था, क्योंकि वह सबसे बेहतर जानता था कि उस जैसे इंसान के लिए जो एक मामूली छोटे से शहर से निकला था, अपनी किस्मत बदलने के मौके बहुत कम मिलते थे और यह इंटरव्यू उन सब में सबसे जरूरी था। लेकिन आर्थर ने कभी सोचा भी नहीं था कि इंटरव्यू अभी आधा ही हुआ था जब उन्होंने उसे वहीं पर नौकरी देने का फैसला कर लिया। उस वक्त आर्थर हैरानी से जम सा गया। उसने हकलाते हुए पूछा, क्या मुझे सच में नौकरी मिल गई? इंटरव्यू लेने वाले ने मुस्कुराकर उसे तसल्ली दी, ज्यादा खुश मत हो नौजवान, यह सच है। बस याद रखना, कल सुबह H# में काम पर रिपोर्ट करना है। मैंने कर दिखाया, मैं सच में कामयाब हो गया। उस पल आर्थर खुशी से पागल सा हो गया था। लेकिन स्कूल से निकले नौजवान आर्थर को यह नहीं पता था कि आगे उसके लिए मौका नहीं बल्कि एक न खत्म होने वाला नरक इंतजार कर रहा था। अगली सुबह जल्दी आर्थर ठीक समय पर कंपनी पहुंच गया, लेकिन उसे जल्दी ही कुछ अजीब लगा। जिस डिपार्टमेंट में उसे भेजा गया था वहां एक भी इंसान नहीं था। हैरान होकर उसने फिर से घड़ी देखी, कोई गलती नहीं थी। काम का दिन था और इंटरव्यू लेने वाले ने उसे आ जाने को साफ साफ कहा था। लेकिन वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही पूरी तरह से हथियारबंद पुलिस वाले अचानक बाहर निकले और उसे चारों तरफ से घेर लिया। एक कॉलेज ग्रेजुएट जो अभी अभी समाज में आया था, उसने ऐसी चीज पहले कैसे देखी होगी? वह वहीं पर डर से कांप रहा था। आर्थर का दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, ये सब क्या हो रहा है? नीचे बैठ जाओ, हाथ सर पर रखो, हिलो मत। और बस ऐसे ही आर्थर को कंपनी के राज चुराने के इल्जाम में पूरे 3 साल की जेल की सजा सुना दी गई। बहुत बाद में उसे सच्चाई पता चली। एक बड़े अफसर ने कंपनी का खास कोड एक दूसरी कंपनी को बहुत ज्यादा पैसे के बदले बेच दिया था। लेकिन बॉस को सब कुछ पता होने के बावजूद वह असली गुनहगार का कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि वह आदमी बॉस का साला था।
सालों तक उस रिश्ते का फायदा उठाकर उसने कंपनी के अंदर अपनी मनमानी की और अपने साथियों को हमेशा तंग किया। उसने अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर अपने नीचे काम करने वालों से खुलेआम और छुपकर भी फायदे निकाले, जबकि बॉस ने इन सब पर आंखें बंद कर रखी थी। लेकिन अब जब खास कोड की चोरी इतनी बढ़ गई थी कि बॉस उसे अकेले चुपचाप दबा नहीं सकता था, एक भी गलत कदम उसे भी जेल में डाल सकता था। तो अपने गुस्से में उसके दिमाग में सबसे पहले ये नहीं आया कि कौन जिम्मेदार है, बल्कि ये आया कि अपने प्यारे साले को इस मुश्किल से कैसे निकाले। खुशकिस्मती से चोरी हुए कोड की खबर उस वक्त तक कंपनी में पूरी तरह से नहीं फैली थी, इसलिए उसे जल्दी ही समझ आया कि वह अगले दिन के इंटरव्यू स्केड्यूल का इस्तेमाल करके एक जाल बिछा सकता है। और बस ऐसे ही आर्थर उन सब में सबसे बदनसीब बलि का बकरा बन गया। जब तक उसकी 3 साल की जेल की सजा खत्म हुई, आर्थर पूरी तरह से समझ चुका था कि यह दुनिया कितनी बुरी है। उस पल से उसने खुद से कसम खाई कि हर वह इंसान जिसने उसे तंग किया और बर्बाद किया, एक दिन 100 गुना ज्यादा चुकाएगा। उसी दौरान उसकी मुलाकात फ्यूचर टेक की पहले की चीफ अकाउंटेंट से हुई, एक औरत जिसे बॉस के हिसाब किताब में गड़बड़ करने में मदद करने के लिए 1 साल की सजा मिली थी, और वह बाद में मिसेस स्टर्लिंग बनी। उसके बाद से वह दोनों एक दूसरे के और करीब आते गए, जब तक वह पूरी तरह से एक नहीं हो गए। दोनों के पास बेहतरीन प्रोफेशनल काबिलियत थी, इसलिए उन्होंने जल्दी ही इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया और सफल होने लगे। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे अपनी स्कीम बनाई और आखिर में फ्यूचर टेक को खरीदने में कामयाब हो गए। जहां तक उस पुराने बॉस की बात है जिसने आर्थर को नरक में धकेल दिया था, उसने आखिर में वही कीमत चुकाई जो उसे मिलनी चाहिए थी। अगली सालों में उनका बिजनेस और बड़ा होता गया और उनकी पहुंच और दूर तक फैलती गई, और ताकत और पैसे के नशे में उनकी सोच पूरी तरह से खराब हो गई। यह कहावत, जो ड्रैगन को मारते हैं वह खुद ड्रैगन बन जाते हैं, उनमें सबसे बुरे तरीके से सच हुई। बाद में एक हादसे की वजह से आर्थर ने इतना बड़ा जुर्म किया कि उसे हमेशा के लिए सजा मिलनी चाहिए थी। यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि मिसेस स्टर्लिंग ने पहले से इंतजाम कर रखे थे कि वह मुश्किल से एक और जेल की सजा से बच गया। उसके बाद अपनी ताकत को फिर से बनाने और दोबारा उठने के लिए वह दोनों बस आर्थर के गांव ओक क्रीक वापस चले गए। आर्थर के बिजनेस दिमाग और मिसेस स्टर्लिंग के बेरहम तरीकों पर भरोसा करते हुए इस जोड़े को ओक क्रीक के पूरे स्थानीय दबंग बनने में सिर्फ कुछ साल लगे। जब तक वह कहानी में यहाँ तक पहुंचा, आर्थर इतना रो रहा था कि मुश्किल से सांस ले पा रहा था। यह सब मेरी सजा है, मैंने अपने गांव के लोगों को निराश किया। लियो बस एक तरफ खड़ा चुपचाप सब देख रहा था, कुछ देर के लिए कुछ नहीं बोला। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आर्थर के अंदर ऐसा अतीत छुपा होगा, लेकिन आखिर में जिन लोगों ने सच में तकलीफ उठाई थी वह अब भी ओक क्रीक के मासूम लोग थे। उस पल आर्थर ने आखिर में कुछ सोच लिया था। उसने लियो की तरफ देखा और धीरे से कहा, लियो, मैंने स्टर्लिंग फैमिली को अपने हाथों से बनाया है, तो आखिर में इसे गिराने वाला भी मैं ही होना चाहिए। मैं तुम्हें स्टर्लिंग फैमिली के सालों से जमा किए हुए हर आपराधिक सबूत दे सकता हूँ, और मैं खुद कोर्ट में गवाही भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी एक शर्त मानो। यह सुनकर लियो एक पल के लिए हैरान रह गया। उसने साफ तौर पर आर्थर से यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इंसाफ के लिए अपने ही परिवार को कुर्बान करने का ऐसा फैसला दिखाएगा। थोड़ी देर की खामोशी के बाद लियो ने कहा, बोलो, जब तक यह कानून के दायरे में रहेगा मैं मदद कर सकता हूँ। आर्थर ने दांत पीसकर धीमी आवाज में कहा, रिचर्ड ने सालों में बहुत गलतियां की हैं, लेकिन हर बार उसकी मां ने उसके लिए गड़बड़ साफ की है। इसका मतलब है कि सबूतों की भी कोई कमी नहीं होगी। फिर भी उसे शायद सच में कोई बड़ी सजा ना मिले, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम उस पर नजर रखो और कम से कम स्टर्लिंग फैमिली की इस आखिरी नस्ल को बचाए रखो। यह सुनकर लियो को कुछ हद तक मजबूरी महसूस हुई, लेकिन बड़े मकसद के लिए उसने आखिर में हाँ में सर हिलाया। मैं इस पर सहमत हूँ, लेकिन अगर वह खुद अपनी कब्र खोदेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद लियो खुद आर्थर को कोर्ट तक छोड़ने गया। कोर्ट के बाहर जैसे ही मिसेस स्टर्लिंग ने आर्थर को देखा, उसके चेहरे पर खुशी छलक उठी। उसने सच में सोचा था कि यह बूढ़ा आदमी, जो आमतौर पर कहीं नहीं मिलता था, आखिर में मुश्किल वक्त में उन्हें बचाने आया है। लेकिन जब सुनवाई सच में शुरू हुई, तब उसे आखिर में समझ आया कि आर्थर उन्हें बचाने आया ही नहीं था। उसके बाद जो हुआ उसमें कोई सस्पेंस नहीं था। जबरदस्त पक्के सबूतों के साथ और आर्थर के खुद उनके खिलाफ गवाही देने से पूरी स्टर्लिंग फैमिली एक ही झटके में खत्म हो गई, और आखिर में वह काला बादल जो ओक क्रीक पर इतने सालों से छाया हुआ था पूरी तरह से हट गया, जिससे शहर को वह शांति वापस मिल गई जो उसने बहुत पहले खो दी थी। जहां तक लियो की बात है, उसने विक्टोरिया के साथ कुछ शांति भरे दिन बिताए और उसके साथ खुलकर प्यार किया। उसी दौरान लियो ने मॉन्स्टर्स को मारना और लेवल बढ़ाना बंद नहीं किया, और उसके लेवल्स धीरे धीरे बढ़कर 40 तक पहुंच गए। उसी समय एक मॉन्स्टर को मारते हुए उसे अचानक एंशिएंट वॉइड से जुड़ी कुछ जानकारी मिली। एंशिएंट वॉइड को पुराने देवताओं द्वारा अपनी तपस्या के दौरान छोड़ दी गई एक रहस्यमयी खंडहर कहा जाता था। उसके अंदर तपस्या करने से न सिर्फ लेवल तेजी से बढ़ सकता था, बल्कि देवताओं से जुड़ी और गुप्त जानकारी मिलने का मौका भी मिलता था। जब लियो ने यह देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि उसे सच में एक बार एक डिवाइन सीक्रेट मिलने की किस्मत मिली थी। उस सीक्रेट में लिखा था कि जब बहुत ज्यादा खराब हुए म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स का सामना हो तो उनके डोमेन्स के बुरे असरों को 4 पवित्र जानवरों के अवशेष इकट्ठा करके कम किया जा सकता है।
लेकिन मसला यह था कि 4 पवित्र जानवर थे क्या, और उनके अवशेष उसे कहाँ मिलेंगे। लियो बहुत अच्छे से जानता था कि अगर उस वक्त आर्थर पर लेवल 30 का म्यूटेटेड लिवर कैंसर मॉन्स्टर के पास डोमेन नहीं होता तो उसे उसे सीधे मारने का पूरा भरोसा होता। यह सोचकर वह बस अंदर ही अंदर आह भर सकता था और इसे किस्मत मान सकता था। फिर भी उसे थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि अगले जो होगा वह लियो को सच में पवित्र जानवरों के अवशेष ढूंढने की यात्रा पर निकलने पर मजबूर कर देगा। इस दिन हमेशा की तरह लियो हॉस्पिटल आया मॉन्स्टर्स को मारने और लेवल बढ़ाने। लेकिन जैसे ही वह पहुंचा उसका फोन अचानक बजा और कॉल विक्टोरिया की सबसे अच्छी दोस्त जोई का था। फोन पर उसकी बात सुनकर लियो का चेहरा तुरंत बदल गया और वह सीधा पिनिकल रेजिडेंसेस वापस चला गया। ये सब क्या हो गया? जब मैं आज सुबह गया था तो वह बिल्कुल ठीक थी। उसे देखते हुए जोई ने जल्दी से बताया, मुझे भी नहीं पता। आज हम साथ में खाना बनाना सीखने वाले थे और तुम्हारे लिए एक शानदार खाना बनाने वाले थे, लेकिन हम चूल्हा जलाते उससे पहले ही वह अचानक गिर गई और जमीन पर बेहोश हो गई। एक सेकंड भी बिना सोचे लियो ने तुरंत विक्टोरिया की बीमारी की हालत चेक की। सिस्टम सैंडेश, म्यूटेटेड ब्रेस्ट कैंसर, ड्यून गार्ड, लेवल 70 बॉस मॉन्स्टर, म्यूटेटेड लीडर क्लास मॉन्स्टर। लड़ाई में जीत विक्टोरिया की जिंदगी 10 साल बढ़ा देगी। जैसे ही उसने वह लाइन देखी लियो का दिल बैठ गया। आखिर वह अभी सिर्फ लेवल 45 पर था। लेवल 70 के बॉस मॉन्स्टर का सीधे सामना करना पहले ही लगभग नामुमकिन था, और यह तो एक म्यूटेटेड लीडर क्लास मॉन्स्टर था जिसके पास अपना डोमेन भी था। लेकिन ठीक उसी पल लियो को पहले मिला हुआ डिवाइन सीक्रेट अचानक उसके दिमाग में चमका। रुको, क्या उसमें यह नहीं लिखा था कि अगर मुझे एक पवित्र जानवर का अवशेष मिल जाए तो मैं म्यूटेटेड मॉन्स्टर के डोमेन के बुरे असरों को खत्म कर सकता हूँ? जैसे ही उसने यह सोचा लियो के सीने में उम्मीद की एक किरण फिर से जग उठी। लेकिन उसके ठीक बाद उसे एक और ठंडक महसूस हुई। अगर डोमेन का मसला हल भी हो जाए तब भी वह सिर्फ लेवल 45 पर था, तो वह लेवल 70 के बॉस मॉन्स्टर को कैसे हराएगा? छोड़ो, मैं बस एक एक कदम करके चीजों से निपटूंगा। जब तक जरा सा भी मौका है मैं हार नहीं मानूंगा। फैसला करने के बाद लियो ने तुरंत विक्टोरिया पर गोल्डन नीडल एक्यूपॉइंट स्ट्राइक का एक दिन का लाइफ सपोर्ट असर इस्तेमाल किया। उस एक दिन के एक्स्ट्रा लाइफ सपोर्ट के असर से विक्टोरिया ने धीरे धीरे अपनी आंखें फिर से खोली। उसके ठीक बाद लियो फार्मेसी भागा और खुद ब्लड और केसूप का एक और बैच तैयार किया। जैसे ही विक्टोरिया ने उसे पिया उसकी हालत फिर से साफ तौर पर बेहतर हो गई। जोई जो उसने देखा उससे पूरी तरह से हैरान थी और बिना सोचे बोल पड़ी, वाह लियो, तुम सच में कमाल हो, तुमने उसे इतनी जल्दी फिर से होश में ला दिया। लेकिन सिर्फ लियो खुद जानता था कि यह सिर्फ एक टेम्पररी रोक लगाना था। यह कहीं से भी कोई असली लंबे समय का हल नहीं था। उसके बाद लियो ने जोई को अकेले लिविंग रूम में बुलाया और उससे गंभीरता से बात की। अगले कुछ दिनों के लिए मुझे कुछ काम से जाना है। तुम्हें विक्टोरिया का ख्याल रखना होगा। अगर उसे फिर से कुछ होता है तो तुम्हें मुझे तुरंत बताना होगा। भले ही जोई को नहीं पता था कि लियो क्या करने वाला था, फिर भी उसने गंभीरता से हाँ में सर हिलाया। ठीक है, चिंता मत करो, मैं उसका ख्याल रखूंगी। ठीक जब लियो मुड़कर दरवाजे से बाहर जाने वाला था उसकी आंख के कोने ने एक बार फिर जोई के बगल में लेवल 100 के स्टोन मेडन मॉन्स्टर को देखा। एक ख्याल तुरंत लियो के दिमाग में चमका। सही, इतना समय हो गया है तो स्लाइट ऑफ हैंड अब तक कूलडाउन से बाहर आ गया होगा। अगली सेकंड में उसने बिना किसी झिझक के स्टोन मेडन मॉन्स्टर पर स्लाइट ऑफ हैंड का इस्तेमाल किया, और जैसे ही आइटम बाहर आया एक चमकदार सुनहरी रोशनी कमरे में फैल गई। बधाई हो होस्ट, आपको एक गॉड टियर स्किल फीनिक्स निर्वाणा मिला है। फीनिक्स निर्वाणा पुराने पवित्र जानवर वर्मिलियन बर्ड द्वारा छोड़ दी गई एक पवित्र अवशेष। चारों पवित्र जानवर के अवशेष इकट्ठा करो और भ्रष्टाचार को देवत्व में बदला जा सकता है। पूरी तरह से निराशा में भी लड़ाई का पूरा रुख बदला जा सकता है। स्किल का विवरण। लड़ाई में यह स्किल अपने आप एक पैसिव असर बन जाती है। जब होस्ट का HP 0 हो जाता है तो होस्ट तुरंत पूरी सेहत के साथ जिंदा हो जाएगा और सारी स्थितियां ठीक हो जाएंगी। यह असर हर लड़ाई में सिर्फ एक बार ही काम कर सकता है। लड़ाई के बाहर यह एक खास ताकत बन जाती है जो सिर्फ उस पर इस्तेमाल हो सकती है जो मरने वाला हो। उसकी जिंदगी को जबरदस्ती 15 दिन के लिए बढ़ा देती है और उसकी 30% जरूरी ताकत वापस लाती है। याद रहे, जिंदगी बढ़ाने का यह असर और भी बढ़ सकता है अगर इस्तेमाल करने वाला अपनी खुद की उम्र का कुछ हिस्सा दे। यह पढ़ने के बाद लियो खुद को रोक नहीं पाया और बोल उठा, अरे बाप रे, क्या यह वन डे लाइफ सपोर्ट का सबसे अच्छा रूप नहीं है? और भला क्यों 4 होली बीस्ट की चीजों में से एक स्टोन मेडन मॉन्स्टर पर छुपी होगी? मुझे यह इतनी आसानी से कैसे मिल गई? लेकिन अभी के हालात में लियो के पास बिल्कुल भी ज्यादा वक्त नहीं था बैठकर इस पर ज्यादा सोचने का। अगली ही पल वह सीधा बेडरूम में गया और विक्टोरिया पर फीनिक्स निर्वाणा का इस्तेमाल किया। उसी पल एक अनजान आग सीधी विक्टोरिया के शरीर में घुस गई और उसके तुरंत बाद एक जबरदस्त जिंदगी की ताकत उसके अंदर से बाहर निकलने लगी। बस कुछ ही पलों में विक्टोरिया साफ साफ महसूस कर सकती थी कि उसे मौत के किनारे से वापस खींच लिया गया है, जैसे उसका नया जन्म हुआ हो। यह क्या, आखिर हो क्या रहा है? मेरा शरीर अचानक इतना हल्का क्यों लग रहा है?
लियो ने विक्टोरिया की तरफ देखा लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं बताया। उसने बस धीरे से कहा, बेबी, मुझे कुछ देर के लिए जाना पड़ सकता है। इस दौरान तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। जोई को अभी यहाँ तुम्हारे साथ रहने दो। अगर तुम्हें जरा सा भी ठीक न लगे तो उसे तुरंत बता देना। इससे पहले कि विक्टोरिया और कुछ पूछ पाती, लियो मुड़कर कमरे से जा चुका था, क्योंकि वह बहुत अच्छे से जानता है कि अभी वक्त ही जिंदगी है। हर एक पल जो बर्बाद होता विक्टोरिया के लिए एक और खतरा बढ़ा देता। उसके बाद लियो सीधा एक प्राइवेट क्लिनिक गया। ये क्लिनिक डेविड का था, जो टॉमी का खास दोस्त था। पिछली बार लियो ने यहाँ एंशियंट वॉइड के बारे में जाना था, इसलिए इस बार वह जानबूझकर वापस आया था अपनी किस्मत दोबारा आजमाने। जैसे ही डेविड ने लियो को अंदर आते देखा, वह तुरंत एक प्यारी मुस्कान के साथ उसके पास आया। वाह, क्या खास मेहमान। लियो, बहुत दिनों बाद मिले। उसके बाद लियो ने एक बहाना बनाया कि वह आजकल और चीजें सीखना चाहता है और कुछ दिन यहाँ रहकर देखना और सीखना चाहता है। डेविड ने इस पर कुछ नहीं सोचा और उसे आसानी से रुकने दिया। आज मेरे बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स हैं तो मैं बहुत बिजी रहूंगा। तुम आराम से घूम सकते हो और अगर कुछ चाहिए तो मुझे बुला लेना। ठीक है, तुम अपना काम करो। अगर मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं तुमसे तुम्हारा काम खत्म होने के बाद पूछूंगा। ठीक है, ठीक है। यह कहकर डेविड मुड़ा और मरीजों को देखने लगा। इसी बीच लियो चुपचाप एक तरफ खड़ा था, हर मरीज पर मौजूद बीमारी वाले मॉन्स्टर्स को चुपचाप देखता हुआ। पहले तो उसने सोचा था कि किस्मत उसका साथ देगी, लेकिन उसे हैरानी हुई कि पूरे 5 दिन मेहनत करने के बाद भी उसे एक भी खास बीमारी वाला मॉन्स्टर नहीं मिला था। छठे दिन तक लियो आखिरकार बेचैन होने लगा था और उसने अपनी किस्मत कहीं और आजमाने का फैसला किया। डेविड को अलविदा कहने के बाद वह मुड़ा और क्लिनिक से निकलने की तैयारी करने लगा। लेकिन उसी पल भीड़ के बीच एक चमकती हुई रोशनी अचानक लियो की आंखों में आ गई। जब उसने उस पर ध्यान दिया तो सिस्टम का मैसेज तुरंत दिखा। सिस्टम का मैसेज, लकी मॉन्स्टर, खास बीमारी वाला मॉन्स्टर, लेवल पता नहीं। याद रहे, लकी मॉन्स्टर से लड़ने पर एक बहुत बड़ा इनाम मिलने का मौका है। जैसा सोचा था, जैसे ही लियो लड़ाई में उतरा उसने लकी मॉन्स्टर को आसानी से हरा दिया। बधाई हो, आपको 3.8 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं। लेवल 51 हो गया है। बधाई हो, आपको फॉर्मेशन टाइप स्किल एलिमेंटल मैट्रिक्स मिली है। लड़ाई में अपने आप शुरू हो जाती है। सभी साथ वाले यूनिट्स आने वाले नुकसान को आपस में बांट लेते हैं। सभी साथ वाले यूनिट्स के ब्लड और ची ठीक होने के असर को 100% बढ़ा देती है। बधाई हो, आपको गॉड टियर आइटम सीक्रेट रियल्म फ्रैगमेंट 2 मिला है। 10 सीक्रेट रियल्म फ्रैगमेंट्स जमा करो ताकि मशहूर सीक्रेट रियल्म एंशिएंट वॉइड को खोला जा सके। अगर एक फ्रैगमेंट को अकेले इस्तेमाल किया जाए तो उसे कामयाबी से खोलने का 0.1% मौका भी है। यह सब पढ़ने के बाद लियो ने वहीं पर एक लंबी ठंडी सांस ली। अरे बाप रे, ये लकी मॉन्स्टर तो सच में पागल है। लेकिन उसके तुरंत बाद वह अपना माथा सिकोड़ने लगा, क्योंकि एक सीक्रेट रेल्म फ्रैगमेंट को अकेले इस्तेमाल करने की कामयाबी की दर इतनी कम थी कि वह न के बराबर थी। और उनमें से 10 जमा करने में किसको पता कितना वक्त लगता। लेकिन मसला यह था कि विक्टोरिया के पास बस इतना वक्त नहीं बचा था। तो क्या उसे 0.1% जीतने के मौके पर दांव लगाना चाहिए या नहीं? क्योंकि कल ही जोई ने लियो को फिर से फोन किया था और उसने बताया था कि विक्टोरिया की हालत एक बार फिर खराब हो गई है। अगर फीनिक्स निर्वाणा उसकी जिंदगी को जबरदस्ती न बढ़ाता तो विक्टोरिया शायद अब तक मर चुकी होती। यह सोचकर लियो ने आखिरकार हिचकिचाना बंद कर दिया। अपने दांत पीसते हुए उसने सीधा एक सीक्रेट रियल्म फ्रैगमेंट का इस्तेमाल किया। आखिर अगर वह सच में तब तक इंतजार करता जब तक उसने सभी 10 फ्रैगमेंट्स जमा नहीं कर लिए होते, तो विक्टोरिया तब तक जिंदा कैसे रह पाती। मौत का इंतजार करते हुए बैठने के बजाय वह सब कुछ दांव पर लगा दे। शायद, बस शायद, अभी भी एक आखिरी उम्मीद बची हो। अगली ही पल लियो की आंखों के सामने का नजारा पूरी तरह बदल गया। उसके हाथ में मौजूद फ्रैगमेंट धीरे से हवा में ऊपर उठने लगा। उसी वक्त उसमें से एक अजीब और रहस्यमयी रोशनी निकलने लगी। लेकिन अगले ही पल लियो वहीं पर जम गया। एक जोर की आवाज के साथ फ्रैगमेंट अचानक धूल में बदल गया और उसकी आंखों के सामने गायब हो गया। यह देखकर लियो का दिल तुरंत बैठ गया। लेकिन जब उसने अपना सर नीचे किया और अपने हाथ में बचे आखिरी फ्रैगमेंट को देखा, तो जैसे उसने अचानक कोई बहुत बड़ा फैसला कर लिया हो। क्योंकि पहले जब वो मॉन्स्टर्स को मार रहा था, उसे एक बार एक बहुत अजीब चीज मिली थी, बैनर ऑफ डेस्टिनी। एक बार एक्टिवेट होने पर यह चीज किसी भी काम के कामयाबी की दर को 1% और बढ़ा सकती थी। इसका असर सभी मौजूदा नियम से ऊपर था, भले ही इसे हर काम के लिए सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता था। जब लियो को यह पहली बार मिला था, उसने सोचा था कि सिर्फ 1% मौका तो बेकार ही है। उसकी नजर में यह सिर्फ एक बेकार चीज थी जो हमेशा के लिए उसके बैकपैक में धूल खाती रहेगी। तो उसे स्टोरेज में रखने के बाद उसने फिर कभी उस पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब सीक्रेट रेल्म फ्रैगमेंट के कम 0.1% कामयाबी की दर के सामने वह एक्स्ट्रा 1% तो लगभग एक बहुत अच्छी डिवाइन चीज थी। बिना जरा भी हिचकिचाए लियो ने तुरंत आखिरी फ्रैगमेंट पर बैनर ऑफ डेस्टिनी का इस्तेमाल किया। लेकिन अगले ही पल जो उसके सामने हुआ, उसने उसे एक बार फिर हैरान कर दिया। उसी पल बैनर ऑफ डेस्टिनी का असर शुरू हुआ। फ्रैगमेंट अचानक एक बहुत अजीब तरीके से घूमने लगा। उसके तुरंत बाद लियो को लगा कि उसकी होश बहुत तेजी से धुंधली होने लगी है।
अनजान और उलझे हुए यादों के टुकड़े एक बाढ़ की तरह उसके दिमाग में घुस गए। लियो को पता नहीं था कि वह अजीब हालत कितनी देर तक चली। जब तक उसे थोड़ा सा होश वापस आया, वह बस इतना ही बोल पाया, अरे बाप रे, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। ये सब क्या हो रहा है? उन तस्वीरों में वो आदमी कौन है? मेरे दिमाग में अचानक उसकी यादें क्यों आ गई हैं? जब लियो ने दोबारा अपनी आंखें खोलीं, तो उसके सामने फूलों का एक लंबा समुंदर था। उसने बहुत कोशिश की कि उसे याद आए कि यहाँ आने से पहले क्या हुआ था, लेकिन चाहे उसने कितनी भी जोर लगाया, उसका दिमाग पूरी तरह खाली था। धित्त, मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है? क्या यह सच में देवताओं का छोड़ा हुआ मशहूर सीक्रेट रेल्म है? लेकिन मैं यहाँ पहुंचा कैसे? अपने सामने उड़ती तितलियों को देखते हुए लियो खुद को उन्हें छूने से रोक नहीं पाया, लेकिन वह तितलियां उसके शरीर से ऐसे गुजर गईं जैसे वह सिर्फ एक धोखा हो। जब लियो उलझन में डूबा हुआ था, तभी उसके पीछे से एक बूढ़ी आवाज आई, नौजवान, डरो मत। लियो घूम गया और उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जिसके पूरे बाल सफेद थे, पास ही खड़ा था। यह मशहूर सीक्रेट रेल्म है, बताओ तुम यहाँ क्या पाना चाहते हो? थोड़ी देर की खामोशी के बाद लियो ने आखिरकार बूढ़े आदमी की तरफ देखा और बोला, मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी ताकत हासिल करना चाहता हूँ, तभी मैं उस इंसान को बचा पाऊंगा जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन यह सुनने के बाद बूढ़े आदमी ने बस एक हल्की सी सांस छोड़ी। जो राज तुम्हारे पास है वह तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा बड़े हैं। क्या तुम सच में नहीं जानना चाहते कि तुम दूसरे लोगों पर बीमारी और मॉन्स्टर्स को क्यों देख सकते हो? क्या तुम सच में नहीं जानना चाहते कि अभी जो यादों का टुकड़ा गायब हुआ, वह कहाँ से आया था और वह असल में किसका था? जैसे ही उसने वह बातें सुनी, लियो पूरी तरह से जम गया। तुम्हारा मतलब है यह सब सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि मैं एक ट्रांसमाइग्रेटर हूँ? और वह यादें जिनका तुमने अभी जिक्र किया, वह आखिर क्या हैं? मुझे सच में लगा था कि अभी कुछ देर पहले मैंने कुछ बहुत जरूरी खो दिया है। सीधा बूढ़े आदमी को देखते हुए लियो ने धीमी आवाज में पूछा, तुम आखिर कौन हो और मेरे बारे में इतना सब कुछ क्यों जानते हो? यह सुनकर बूढ़े आदमी ने एक बार फिर सांस छोड़ी। लगता है तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है। बहुत अच्छे, मैं तुम्हें बेहद ताकत दे सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे पहले यह देखना होगा कि क्या तुम सच में इसे संभाल सकते हो। इसलिए तुम्हें पहले वह 3 इम्तिहान पास करने होंगे जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। उसके तुरंत बाद 3 हवा में तैरते हुए कार्ड्स धीरे से लियो के सामने दिखे। बूढ़े आदमी की बातों को सुनकर लियो को अभी भी थोड़ा शक था, लेकिन अब यह साफ था कि उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं था। अगले ही पल उसका दिमाग चला और बीच वाला कार्ड तुरंत रोशनी की एक लकीर में बदलकर गायब हो गया। और उसी पल बूढ़े आदमी ने अचानक शांत आवाज में कहा, ओह हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया था, इम्तिहान के अंदर तुम्हारी हर मौजूदा ताकत पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। ऑल द बेस्ट। जैसे ही बूढ़े आदमी की बातें खत्म हुई, लियो की आंखों के सामने का नजारा एक बार फिर तेजी से बदलने लगा। ये कौन सी जगह है? ये तो बस एक छोटा सा कमरा है, यहाँ भला कैसा इम्तिहान हो सकता है? लेकिन इससे पहले कि लियो पूरी तरह खुद को संभाल पाता, एक आदमी जिसने सुअर का मास्क पहना था, वह पहले ही धीरे धीरे उसकी तरफ चलने लगा था। नमस्ते, चुनौती देने वाले। मेरे इम्तिहान में तुम्हारा स्वागत है। जैसा कि तुम देख सकते हो, यह कमरा बस इतना ही बड़ा है, इसके अंदर बिल्कुल भी कोई छुपी जगह नहीं है। उसके तुरंत बाद मास्क वाले आदमी ने हल्के से अपनी उंगलियां चटकाईं और एक पल में वह और लियो दोनों दरवाजे के बाहर टेलीपोर्ट हो गए। अभी कुछ देर में मैं इस जादुई ऑर्बी को कमरे के अंदर कहीं रखूंगा। अगर तुम इसे 15 मिनट के अंदर ढूंढ लेते हो तो तुम पास हो जाओगे। धोखाधड़ी रोकने के लिए मैं पूरे वक्त तुम्हारे पास रहूंगा और तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखूंगा। क्या तुम तैयार हो? यह सुनकर लियो को तुरंत अपने पेट में एक अजीब सा एहसास हुआ। इसमें कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन वह अभी तक समझ नहीं पा रहा था कि क्या। थोड़ी देर सोचने के बाद उसके दिमाग में एक बड़ा शक जल्दी से आया, क्या यह इम्तिहान सच में इतना आसान हो सकता है? फिर भी लियो ने होशियार रहना बेहतर समझा और धीमी आवाज में जवाब दिया। जैसे ही वह बोला, बोर मास्क कमरे में तेजी से आया और मैजिक ऑर्ब अंदर रख दिया। ठीक है, अंदर आ जाओ। आदमी के हाथ हिलाते ही लियो भी तुरंत कमरे में टेलीपोर्ट हो गया, एक अनदेखी ताकत से। काउंटडाउन शुरू हो गया। पहले लियो का ध्यान पूरा पास की अलमारियों पर था जो चीजों से भरी हुई थीं। लेकिन जैसे जैसे सेकंड बीते, उसने हर दिखने वाले कोने को देखा और फिर भी मैजिक ऑर्ब का जरा सा भी निशान नहीं मिला। उसी पल लियो को अचानक अपनी पहले की गई एक बड़ी सोच याद आई। उसने सीधे कहा, अब मैं समझ गया, मैजिक ऑर्ब कमरे में है ही नहीं, वह तुम्हारे पास है। यह सुनकर वह आदमी एक पल के लिए हैरानी से रुक गया, लेकिन जल्दी ही संभल गया। जैसा सोचा था, लेजेंड के चुने हुए की तरह। इस लेवल का टेस्ट तो जैसे तुम्हारे लिए एक खेल है। बधाई हो, तुमने मेरा टेस्ट पास कर लिया है। जब वह बोल रहा था, तब बोर मास्क ने हाथ उठाया और एक छोटा सा स्पिरिट बुलाया जो धीरे धीरे लियो की तरफ तैरने लगा। यह विस्पर स्प्राइट है, यह आगे के टेस्ट्स में तुम्हारी मदद करेगा। जैसे ही उसने यह कहा, वह आदमी लियो के सामने से गायब हो गया। अपने पास तैरते हुए छोटे स्पिरिट को देखते हुए लियो अभी भी हैरान था और मन ही मन सोच रहा था, उसका चुने हुए से क्या मतलब था? ऐसा क्यों लगता है कि हर वह आदमी जिससे मैं मिलता हूँ वह मुझे जानता है, जबकि मैं अकेला ही अंधेरे में हूँ। इससे पहले कि लियो और कुछ सोच पाता, वह तुरंत फिर से सीक्रेट रेल्म में टेलीपोर्ट हो गया।
बूढ़े आदमी ने उसे देखा और शांति से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम पहले टेस्ट इतनी जल्दी पास कर लोगे। लगता है तुम जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा ताकतवर हो। लियो ने शर्मिंदा होने का नाटक नहीं किया। बिल्कुल। एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना उसने तुरंत हाथ बढ़ाया और अगला कार्ड चुना। अगले ही पल उसके आसपास का पूरा नजारा एक खाली जगह में बदल गया और उसके बीच में एक शतरंज का बोर्ड तैर रहा था। बोर्ड के सामने एक आदमी खड़ा था जिसने सुनहरा मास्क पहना हुआ था। मेरे टेस्ट में तुम्हारा स्वागत है, चैलेंजर। इस खेल के नियम आसान हैं। यहाँ 50 काले और 50 सफेद पीसेज हैं। जब खेल शुरू होगा तुम्हें उन सबको कैटोरोन में रखना होगा और तुम उन्हें कैसे बांटोगे ये पूरी तरह तुम पर है। जब तुम उन्हें रख लोगे मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए अंधा कर दूंगा। उस वक्त तुम्हें पहले एक कटोरा चुनना होगा और फिर उस कटोरा से एक काला पीस निकालना होगा। अगर तुमने सफलता से एक काला पीस निकाला तो तुम जीत जाओगे। नियम सुनने के बाद लियो तुरंत समझ गया कि यह बिल्कुल भी ऐसा खेल नहीं था जिसे सिर्फ किस्मत से जीता जा सके। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने धीरे से अपना सर उठाया और कहा, मैं तैयार हूँ, शुरू करो। जैसे ही लियो बोल चुका, मास्क्ड मैन ने शांति से 2 शब्द कहे। जरा भी हिचकिचाए बिना लियो ने तुरंत सभी 50 सफेद पीसेस और 49 काले पीसेस एक ही कटोरा में डाल दिए। रुको, यह नियम के खिलाफ है। पीसेस दोनों कटोरों में बांटे जाने चाहिए। लेकिन इससे पहले कि गोल्डन मास्क अपनी बात पूरी कर पाता, लियो ने उसे बीच में ही रोक दिया। आराम से, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। उसके तुरंत बाद उसने आखिरी काला पीस उठाया और उसे दूसरे कटोरा में आराम से रख दिया। ठीक है, अब मेरा काम हो गया। अपने सामने वाले आदमी को देखते हुए लियो ने बिना जल्दी किए समझाया, इस तरह से बांटने का बहुत बड़ा फायदा है। अगर मैं वह कटोरा चुनता हूँ जिसमें सिर्फ एक काला पीस है तो मैं तुरंत जीत जाऊंगा, और अगर मैं वह नहीं भी चुनता तो दूसरे कटोरों में भी लगभग 50-50 काले और सफेद पीसेस का अनुपात है, तो चाहे जैसे भी देखो मैं एक मजबूत स्थिति में हूँ। यह देखकर गोल्डन मास्क एक पल के लिए हैरान रह गया, फिर जोर से हंसने लगा। हाँ हाँ हाँ, चुने हुए से यही उम्मीद थी। तुम सच में दूसरों से अलग हो। बहुत दिलचस्प। अगले ही सेकंड गोल्डन मास्क ने धीरे से अपना हाथ उठाया। उसके तुरंत बाद काले धुंध के एक बड़े घेरे ने लियो की पूरी नजर को निगल लिया और उसे पूरे अंधेरे में धकेल दिया। फिर गोल्डन मास्क ने दोनों कैटोरोन को हिलाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद हिलने की आवाज बंद हो गई और कैटोरोन को फिर से लियो के सामने रख दिया गया। ठीक है, अब मुझे बताओ, तुम कौन सा कटोरा चुनते हो, तुम्हारे बाएं वाला या दाएं वाला? यह सुनकर लियो ने जानबूझकर एक पल के लिए रुका, फिर जवाब दिया, तो मैं बाएं वाला लूंगा। गोल्डन मास्क तुरंत जोर से हंस पड़ा। हाँ हाँ हाँ, जबकि तुम में कुछ हुनर तो जरूर है। लगता है तुम्हारी किस्मत उतनी अच्छी नहीं है जितनी तुमने उम्मीद की थी। लेकिन जब लियो ने यह सुना तो उसके होंठों पर एक ठंडी समझदारी भरी मुस्कान आ गई। गोल्डन मास्क ने हाथ हिलाया और आगे कहा, बहुत अच्छा, अब कटोरा से अपना पीस निकालो। लियो बिल्कुल नहीं हिचकिचाया। उसने कटोरा में हाथ डाला और एक ही बार में 5 पीसेस पकड़ लिए। फिर उसने आदमी की तरफ देखा और पूछा, तो क्या मेरे हाथ में काला पीस है? लेकिन इस बार गोल्डन मास्क अचानक चुप हो गया। लंबी खामोशी के बाद उसने आखिरकार एक अजीब सा जवाब दिया, ब्ली। यह कैसे हो सकता है? किसी की किस्मत इतनी अजीब कैसे हो सकती है? जैसे ही दूसरी तरफ से कोई सीधा जवाब नहीं आया, लियो तुरंत समझ गया। उसके हाथ में जो 5 पीसेस थे वह लगभग पक्का सब काले ही थे। फिर जानबूझकर लियो ने एक एक करके पीसेस अपने हाथ से गिराए, जब तक कि उसकी हथेली में बचा आखिरी पीस पक्का काला नहीं था। यह देखकर गोल्डन मास्क जोर से हंस पड़ा। हा हा हा, लगता है तुम जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा ताकतवर हो। किस्मत की देवी ने भी तुम्हारा साथ देने का फैसला किया है। बधाई हो, तुमने मेरा टेस्ट पास कर लिया है। जब वह बोल रहा था उसने रोशनी का एक गोला बुलाया और उसे धीरे से लियो के पास वाले विस्पर स्प्राइट में मिला दिया। जैसे ही छोटे स्पिरिट ने उस चमकते हुए घेरे को छुआ, उसके छोटे से शरीर से एक बहुत ही डरावनी शक्ति फट पड़ी। यह शक्ति तुम्हारे स्पिरिट को सबसे अच्छी ताकत देगी। इसका असली मतलब क्या है यह तुम समय के साथ समझ जाओगे। इससे पहले कि लियो और कुछ पूछ पाता, गोल्डन मास्क ने बस हाथ उठाया और उसे सीधा सीक्रेट रेल्म में वापस भेज दिया। लेकिन जैसे ही वह वापस आया, लियो वहीं पर रुक गया। ओ माय गॉड, यहाँ क्या हो गया? क्योंकि सीक्रेट रेल्म, जो कुछ देर पहले एक जन्नत जैसा लग रहा था, अब एक जिंदा नरक में बदल गया था। चारों तरफ से आती जलती गर्मी लियो को बार बार याद दिला रही थी कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। यह देखकर लियो पूरी तरह हैरान था। उसका दिमाग उलझन से भरा हुआ था। लेकिन बहुत जल्दी उसने खुद को शांत किया और समझ गया कि वह यहाँ बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकता। परेशानी यह थी कि जब से वह सीक्रेट रेल्म में आया था उसकी सारी शक्तियां पूरी तरह बंद हो गई थीं और उसके पास इस स्थिति से निकलने का कोई असली तरीका नहीं था। जब लियो मायूसी के करीब था, उसके पास वाला विस्पर स्प्राइट अचानक बाहर निकल आया। मालिक, मैं महसूस कर सकता हूँ कि इस वक्त के माहौल में बहुत ज्यादा वॉइड एसेंस है। दूसरे शब्दों में, यह पूरा इलाका एक धोखे के ज्यादा करीब है और यह तुम्हें सच में कोई असली नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन लियो ने उसे तुरंत बीच में ही रोक दिया। हैरानी से गुस्से में बोला, तुम कह रहे हो कि यह पागल कर देने वाली गर्मी अभी भी सिर्फ एक धोखा है? अगर असली चीज सामने आती तो क्या मैं वहीं पर भाप नहीं बन जाता?
लियो तुरंत विस्पर स्प्राइट की तरफ मुड़ा और गहरी आवाज में पूछा, क्या तुम्हें कुछ और पता है? मैं इस धोखे को कैसे तोड़ूं? लेकिन विस्पर स्प्राइट ने जवाब देने से पहले हिचकिचाया। ऐसा नहीं है कि इसे तोड़ने का कोई तरीका नहीं है, बस तुम्हें वह चीज कुर्बान करनी पड़ेगी जो तुम्हारे दिल में सबसे प्यारी है। जैसे ही उसने यह सुना, लियो गुस्से में आ गया। मेरे पास सबसे कीमती चीजें मेरी प्रतिभा और दिव्य वस्तुएं हैं। अगर मैं उन्हें कुर्बान करता हूं तो मेरी ताकत बहुत कम हो जाएगी। भूलो मत, मैं यहाँ ताकतवर बनने और विक्टोरिया को बचाने आया हूँ। और तुम कहीं से भी आ गए हो, मैं तुम्हारी हर बात पर पूरा भरोसा नहीं कर सकता। लियो ने उसे घूरा और आगे पूछा, इसके अलावा क्या सच में कोई और तरीका नहीं है? यह सुनकर विस्पर स्प्राइट एक पल के लिए चुप हो गया, फिर दोबारा बोला, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई और तरीका नहीं है। मैं खुद को कुर्बान करके तुम्हारे लिए धोखा तोड़ सकता हूँ, लेकिन अगर तुम मेरी मदद खो देते हो तो तुम आगे के टेस्ट्स पास नहीं कर पाओगे। मैं साफ महसूस कर सकता हूँ तुम मुझ पर पूरा भरोसा नहीं करते, तो तुम्हारे नजरिए से मुझे कुर्बान करना शायद ज्यादा सुरक्षित विकल्प हो। यह सुनकर लियो चुप हो गया। जिस तरह से वह दिख रहा था, स्प्राइट का सच में कोई बुरा इरादा नहीं लग रहा था। लेकिन अगर उसकी बात सच थी और उसे खोने का मतलब था कि वह बाकी टेस्ट्स में शायद फेल हो जाएगा, तो सीक्रेट रेल्म में यह पूरा सफर बेकार हो जाता। इस सोच पर लियो फिर से हिचकिचाने लगा। थोड़ी देर की कशमकश के बाद लियो ने आखिरकार अपने दांत पीसे और अपना फैसला किया। वह अपनी सबसे मजबूत प्रतिभा, एडमेंट बॉडी, को कुर्बान करेगा। जैसे ही रोशनी की एक अजीब चमक उस पर पड़ी, लियो को अचानक लगा जैसे उसकी जिंदगी से कुछ बहुत जरूरी चीज छीन ली गई हो। उसके तुरंत बाद विस्पर स्प्राइट ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू किया और उसके सामने का धोखा धीरे धीरे टूटने लगा। यह देखकर लियो खुद को बड़बड़ाने से रोक नहीं पाया। ओ माय गॉड, इस विस्पर स्प्राइट में सच में कुछ खास है। जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, बूढ़ा आदमी फिर से दूर दिखाई दिया। हा हा हा, चुने हुए के लायक हो। जैसा सोचा था, जब सच में जरूरत थी तब तुमने सही फैसला किया। चिंता मत करो, जब तक तुम ये आखिरी स्टेज पास कर लेते हो, हर राज खुद ही खुल जाएगा। यह सुनकर लियो का सब्र खत्म हो चुका था और उसने सीधे उसे कहा, ठीक है, तो अब इसे लंबा मत खींचो और शुरू करते हैं। आखिर यहाँ बर्बाद किया गया हर एक एक्स्ट्रा सेकंड विक्टोरिया के लिए एक और खतरे का मतलब था। लेकिन बूढ़ा आदमी शांत रहा। जल्दी करने की जरूरत नहीं है नौजवान, यहाँ समय बाहर की दुनिया के हिसाब से रुका हुआ है। तुम यहाँ कितनी भी देर रहो, बाहर सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा तुम्हारे अंदर आने के वक्त था। यह सुनने के बाद ही लियो ने थोड़ी राहत की सांस ली। फिर उसने तेवरी चढ़ाई और पूछा, तो ये आखिरी टेस्ट क्या है? बूढ़े आदमी ने उसे देखा और धीरे से जवाब दिया, ये आखिरी टेस्ट खास तुम्हारे लिए तैयार किया गया था और मैं खुद इस स्टेज का रखवाला हूँ। जब वह बोल रहा था, उसने हाथ हिलाया और लियो के सामने हवा में से एक टेबल आ गया। नियम आसान है, तुम्हारे और मेरे पास एक एक रेस कार होगी। यहाँ कुल 8 पार्ट्स कार्ड्स हैं। लेकिन लियो की हैरानी के लिए बूढ़े आदमी की सबसे पहली पसंद सीट थी। जैसे ही लियो ने यह देखा, उसकी नजर तेज हो गई और वह बूढ़े आदमी के असली इरादे को ध्यान से समझने लगा। यह बूढ़ा आदमी बिल्कुल भी आम इंसान नहीं था। अगर वह उतना ही चालाक था जितना वह दिख रहा था, तो यह टेस्ट सिर्फ एक साधारण रेसिंग गेम नहीं हो सकता था। अगर यह सच था, तो यह बात कि वह ऐसे पार्ट्स चुनता रहा जो स्पीड से लगभग बेताल्लुक थे, इसका मतलब था कि इसके पीछे कुछ गहरा राज छुपा हुआ था। और उसी पल लियो के दिमाग में अचानक एक हिम्मत भरी सोच आई, क्योंकि आखिरी नियम में एक बात बहुत साफ कही गई थी, जो भी फिनिश लाइन तक जिंदा पहुंचा उसे पहनना होगा। और वह 2 शब्द, जिंदा, ऐसे ही नहीं लिखे थे। बूढ़े आदमी ने बार बार जो स्पीड वाले पार्ट्स नहीं चुने थे, उसका मतलब शायद यह था कि उसका असल मकसद मोड के हिसाब से अपनी गाड़ी को अंदर वाले रास्ते पर लाना था। और अगर लियो को रेस खत्म करनी थी तो उसे मोड़ तो लेने ही पड़ते। जिस पल वह ऐसा करता, बूढ़ा आदमी उस मौके का फायदा उठाता। वह तब जोर से स्पीड बढ़ाता, सीधा लियो की गाड़ी से टकराता और उसे पूरी तरह रेस से बाहर कर देता। अगर सच में यही प्लान था, तो यह जिसे रेस कहा जा रहा था, वह कहीं ज्यादा डरावनी थी जितना लियो ने पहले सोचा था। यह देखकर कि लियो अभी भी कुछ नहीं चुन रहा था, बूढ़ा आदमी आखिर में उसे पूछने के लिए बोला, क्या बात है नौजवान? एक ही ब्रेक का हिस्सा पहले ही तुम्हारे पास है। सबसे बड़ा फायदा अब साफ साफ तुम्हारे हाथ में है, तो अब किस बात की हिचकिचाहट है? लेकिन यह सुनने के बाद लियो को और ज्यादा यकीन हो गया कि उसका शक सही था। उस वक्त सिर्फ एक विंडशील्ड और दूसरा स्टीयरिंग व्हील बचे थे। बिना किसी हिचकिचाहट के लियो ने हाथ बढ़ाया और स्टीयरिंग व्हील उठा लिया। फिर उसने अपनी नजरें बूढ़े आदमी की तरफ उठाई और धीरे से बोला, हर वह पार्ट जो आपने चुना, उसका स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। और अब सबसे जरूरी स्टीयरिंग व्हील भी मेरे हाथ में है। मैं सच में जानना चाहता हूँ, ऐसे हालातों में आप मुझे कैसे हराने का प्लान बना रहे हैं? यह सुनकर बूढ़े आदमी के चेहरे से वह छुपाव साफ हट गया और वह बस एक अजीब से भरोसे के साथ मुस्कुराया। नौजवान, ऐसा शायद न हो। लेकिन जिस पल लियो ने देखा कि बूढ़ा आदमी कितना जीत का यकीन रखता था, उसे उलटा अंदर से पूरा सुकून मिल गया। जब दोनों ने अपने पार्ट्स चुन लिए, तो हर एक ने अपनी रेस गाड़ी को बदलना शुरू कर दिया।
और जैसा लियो ने शुरू से ही सोचा था, बूढ़े आदमी ने आखिर में अंदर वाला रास्ता चुना। जैसे ही काउंटडाउन 0 पर आया, उन दोनों के बीच की रेस शुरू हो गई। लियो बहुत साफ जानता था कि जब तक वह आमतौर पर गाड़ी चलाता रहा और अपनी असल सोच को ज्यादा जल्दी नहीं दिखाया, उसने आधी से ज्यादा लड़ाई पहले ही जीत ली थी। ज्यादा देर नहीं लगी जब दोनों गाड़ियां एक के बाद एक पहले मोड़ की तरफ तेजी से बढ़ीं। जिस पल बूढ़े आदमी को मौका मिला, उसकी आंखों में एक ठंडी चमक दिखी और उसने एक्सेलरेटर को पूरा दबा दिया। उसी पल लियो का शक पूरी तरह सही साबित हुआ। बूढ़े आदमी के पास न स्टीयरिंग व्हील था और न ब्रेक्स, तो स्पीड का यह अचानक बढ़ना ही उसकी जीत का एक ही रास्ता था। वह मोड़ और तेज रफ्तार का इस्तेमाल करना चाहता था ताकि लियो को सीधा ट्रैक से बाहर कर दे। जिस पल लियो को यह समझ आया, उसके पास बचने का कोई मौका नहीं था। वह बिल्कुल भी हिचकिचाया नहीं। उसने तुरंत ब्रेक्स दबाए और जोर से स्पीड कम की, बचने के लिए। नतीजा यह हुआ कि बूढ़े आदमी की रेस गाड़ी, जिसमें न ब्रेक्स थे और न स्टीयरिंग व्हील, बिल्कुल भी संभल नहीं पाई। वह सीधी ट्रैक से उतर गई और नीचे गहरी खाई में जा गिरी। और बस ऐसे ही लियो ने आखिर में रेस बाल बाल बचकर खत्म की। उसने लंबी सांस छोड़ी और हैरानी से बोला, बाप रे, ये तो बहुत करीब था। मैं तो अभी अपनी जान गंवा देता। जिस पल उसने बोलना खत्म किया, बूढ़ा आदमी उसके सामने वापस आ गया, लियो को एक उलझे हुए चेहरे से देखते हुए। नौजवान, मैं मानता हूँ तुम कमाल के हो। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुमने शुरू से ही मेरे इरादों को समझ लिया था और फिर भी उसे इतनी अच्छी तरह छुपा कर रखा। लियो ने उसकी बातों पर वक्त बर्बाद करना ठीक नहीं समझा और तुरंत उससे पूछा, ठीक है, अब तुम आखिर में मुझे अपने बारे में सब कुछ बता सकते हो, है ना? और उस बेजोड़ ताकत का क्या जो तुमने मुझे पहले वादा की थी, तुम मुझे वह कब देने वाले हो?